बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, आज आगाज़ में जिक्र करेंगे कार खैर का, और जहाँ बहुत से शोबों में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, बहुत तनकीद होती है, बहुत एतराज़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तसल्ली इस बात की होती है कि पाकिस्तान में जो चैरिटी है वो दुनिया भर में दिल खोल कर होती है और उसका तज़किरा भी होता है। और जिस तरह से दिल खोल कर मुखय्यर हज़रात ख़िदमत करते हैं और मदद करते हैं ज़रूरतमंदों की, ये देखकर तसल्ली होती है कि दर्द दिल रखने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसका हमारे मज़हब ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर आप एक हाथ से देंगे तो वो आपको डबल होकर, ट्रिपल होकर वो आपको वापस लौटाया जाएगा। तो ये चैरिटी जो है ये आपकी तिजारत ही है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, इंसानियत के लिए कुछ करते हैं, तो वो आपके पास वापस ज़रूर आता है। आज क्योंकि आलमी दिन है ये और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है चैरिटी डे, तो हम भी इसी हवाले से उन जगहों, उन इदारों को, उन लोगों को सामने लाना चाहते हैं या उनकी बात करना चाहते हैं, उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं जो कि इस काम को लेकर चल रहे हैं। और बहुत सारे लोग उससे वाबस्ता हैं जिनका रोज़गार भी चल रहा है, या फिर जो मुश्किल घड़ी में हर जगह पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए जनरल असम्बली की, तो उन्होंने 2012 में हर साल मदर टेरेसा के यौम वफ़ात पर यह दिन मनाने की करारदाद मंजूर की थी। और आज जिस तरह से विशाल ने बताया है कि वर्ल्ड चैरिटी डे है, और इस दिन को मनाने का मकसद बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कार खैर और इससे वाबस्ता गैर सरकारी तंजीमों, शख्सियात की हौसला अफजाई करना और फिर कार खैर के फ़रोग के इक़दाम करना है। और यूँ 2013 में इस दिन को मनाने की इब्तिदा हुई थी। और जब चैरिटी की बात हुई शायद ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, तो आप अल खिदमत फाउंडेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। उसके जो काविशें हैं, जो उनकी खदमात हैं, उन्हें नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब जो कि नायब सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन के, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़िक्रुल्लाह साहब यकीनी तौर पर खिराज तहसीन के लायक हैं। आपके जो तमाम रहनुमा भी हैं, जो आपकी पूरी टीम है, जिस तरह से आप हर मौके पर, हर आफत में पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब तो ये सिलसिला पूरी दुनिया में फैल चुका है। और इसके पीछे तो वही जज्बा है जिसकी हमारी बहन ने अभी बात की कि हमारा दीन तो हमें अपने जो कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने का सबक देता है। आप देखें कुरान पाक की बिल्कुल जो इब्तदाई आयात हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तीन बातों की अल्लाह ने बात की कि भी जो हदायत याफ्ता वो लोग हैं, या कुरान से हदायत वो ले सकते हैं कि जो एक तो मेरे ऊपर ईमान लाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, और जो कुछ रिस्क दिया है उसमें से वो करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि इतनी बात हमारे रब ने हमारे लिए की। ज़ीरो साहब, थोड़ा सा ये ज़रा बताइएगा हिस्ट्री, सिलसिला कब से शुरू हुआ अल खिदमत फाउंडेशन का? आगाज़ तो यकीनी तौर पे जो आपके करता धरता हैं उनकी तरफ से हुआ, लेकिन उसके बाद इसको फैलाने में चैलेंजेस क्या रहे? भाई इसमें बुनियादी तौर पे तो अल खिदमत ने मर्ज किया है डिज़ास्टर्स के अंदर। जब भी कभी पाकिस्तान में ज़ल्ज़ला आया, सैलाब आया, कोरोना आया, तो आपने देखा है कि भी फ्रंट फुट के ऊपर अल खिदमत ने काम किया। और 2005 का जो ज़ल्ज़ला था जिसमें ये हमारे शुमाली इलाका जा तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, और बालाकोट का शहर तो शायद कहते हैं कि एक बिल्डिंग, हमने खुद देखा कि एक बिल्डिंग बजी, पूरा शहर ही तबाह हो गया था। कश्मीर तक ये ज़ल्ज़ला गया। तो उस वक्त फिर हमारे सदर थे नेमतुल्लाह खान साहब, तो उन्होंने फिर उस मौके पे बेपनाह खिदमत की। और अल खिदमत का जो ये चेहरा था, ये पहली दफ़ा कौम के सामने खुल के सामने आया। उसके बाद फिर कोरोना के अंदर बहुत अल खिदमत ने काम किया। सैलाब में जो पिछले सालों में सैलाब आया, तो आपने देखा कि उसमें इतना हमारे वॉलंटियर्स ने और अल खिदमत ने काम किया कि ख़ुद जो बड़े इदारे हैं दुनिया के और जो पाकिस्तान पे तनकीद भी करते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर आपने सैलाब ज़दगान की मदद करनी है तो आप अल खिदमत को दें। ओबामा फाउंडेशन का आपने देखा कि उन्होंने रिकमेंड किया, फिर ये जो जुमैमा खान ने रिकमेंड किया। यानी इस तरह की जो शख्सियात, क्रेडिबिलिटी बनी कैसे? क्योंकि जो हमारा एक मसला है बड़ा, वो ये शक ही रहता है, ये परेशानी रहती है मुखर्रिर हज़रात को कि भी जहाँ पे हम दे रहे हैं सदकात या खैरात या लोगों की इमदाद के लिए, वो सही जगह पे पहुँच जाएगा। ये इमेज बिल्डिंग कितनी मुश्किल थी और इसके लिए क्या करना पड़ा? देखिए, इसमें तो बुनियादी तौर पे एक तो टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो दयानतदार हो, उसका अपना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें ना हो। दूसरा ये कि आप सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट बनाएं
कि जिसके नतीजे में हर बंदे को पता हो कि नहीं भी जो चीज़ मैं दे रहा हूँ। तो इसमें हमारे जो टॉप से लेके टो तक जितने लीडरशिप है, हमारे मरकज़ी टीम है, सदर, जनरल सेक्रेटरी, नैब सदूर, हमारे डिप्टी सेक्रेटरीज़, फिर रीजन्स हैं हमारे 10, उसके जो टीम है, फिर नीचे ये सारे 100% वॉलंटियर हैं। इनमें से कोई अलखदमत से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लेता। तो एक तो ये है कि हमारा इस काम के साथ कोई ज़ाती माली मफाद वाबस्ता नहीं है। अच्छा, जब हमारा माली मफाद वाबस्ता नहीं है तो फिर हम किसी को एक पैसा भी इधर उधर भी करने नहीं देंगे, ये इसकी एक वजह है। दूसरा फिर ये है कि हमने अपना अकाउंट्स का सिस्टम ऐसा बनाया है कि कोई भी पैसा आप चाहे हमें 10 रुपये भी देंगे तो उसकी रसीद आपको मिलेगी, ट्रांसपेरेंट है सारा सिस्टम। हाँ। फिर ये है कि हमने इसको ओपन रखा हुआ है और इसके आईटी की साथ हमने इसको इंटीग्रेट किया है कि भी पूरा सिस्टम हमारा उसमें सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अंदर जो है ना जी मॉनिटरिंग के हमने सॉफ्टवेयर इवॉल्व किए हुए हैं ताकि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो पोशीदा हो। अगर आपने हमें दिया है कि ये मेरा एक गाय का हिस्सा है, आप इसको ज़िबा करके लोगों में तकसीम कर दें, हम रियल टाइम आपको ये बताने की पोजीशन में होते हैं कि भी आपकी गाय जो है फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वक्त में ज़िबा हो गई है और इस इलाके में तकसीम हो गई है। तो इस तरह का ये सिस्टम है। अल-खिदमत फाउंडेशन की क्रेडिबिलिटी ही तो उसकी पहचान है और फिर उसकी तरक्की में बहुत किरदार है उसकी क्रेडिबिलिटी का। आपने कहा वॉलंटियर करते हैं लोग, एक चैरिटी है जो पैसे की मद में की जाती है और एक चैरिटी है जो आप अपना वक्त किसी के ऊपर वक्फ कर देते हैं, किसी को अपना वक्त देते हैं। जैसे हमने देखा कि डॉक्टर रुतफाओ थी, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, वो भी एक चैरिटी थी, वो पैसे से नहीं कर रही थी, वो अपनी ज़ात को इन्वॉल्व कर रही थी। आपने कहा बहुत सारे वॉलंटियर आपके साथ हैं, तो वॉलंटियर जो लोग वो कोई भी आके आपके पास कह देता है कि हम आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, काम करेंगे? हमारा ओपन है, बल्कि हमने तो अब ये वॉलंटियर ड्राइव शुरू की हुई है और एक डिपार्टमेंट वॉलंटियर डिपार्टमें हमने बना दी है और इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हमारे MOUs हैं, लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस्लामाबाद की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके बच्चे, बल्कि अब वो रिकमेंड करते हैं कि भी आप अगर सोशल सेक्टर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप अल-खिदमत के पास जाएं। तो बच्चियां, बच्चे, एक बड़ी तादाद है, अगर हमारे दफ्तर आए तो वहाँ आपको एक रौनक नज़र आएगी। अच्छा, ये जो बच्चे और बच्चियां वहाँ आके इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। इस तरह से जो भी हमारी ट्रेनिंग कोर्स है कोई और कितने दिनों पे होता है? देखिए हमारे 7 एरियाज हैं जिसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, रेस्क्यू वगैरह भी होगा, रेस्क्यू है, साफ पानी के मंसूबे हैं, इस तरह से बनो काबल प्रोग्राम है, हमारी समाजी खिदमात हैं, हेल्थ का बहुत बड़ा सेक्टर है। तो जिस शोबे से भी मुतलका कोई बच्चा या बच्ची वो हमारे पास आके वॉलंटियर करना है, उसको वेलकम करते हैं, हम उसको वेलकम भी करते हैं, उसको फिर उस फील्ड में ट्रेनिंग भी देते हैं। जिक्र साहब, जिस तरह से अभी पहले भी हमने बात की कि पाकिस्तान के बाद अब आपका जो दायरा है लोगों की खदमत का, उनकी मदद करने का, वो दुनिया तक फैल चुका है और ऐसे क्राइसिस के टाइम में जब फ़लस्तीनियों को शदीद ज़रूरत थी, आपने वहाँ पर बढ़ चढ़ कर उनकी मदद की है। क्या क्या कोशिशें अब तक कर चुकी है अल-खिदमत फाउंडेशन फ़लस्तीनियों के लिए? हमने एक तो 2-3 काम किए हैं उनके लिए। एक तो पाकिस्तान के लोगों ने जो हमें फंड्स दिए तो उसका सामान परचेज़ करके, जिसमें हेल्थ की चीज़ें थी, उनके खाने पीने का सामान था, उनकी शेल्टर की चीज़ें थी, टेंटिश था, कपड़े थे, तो ये हमने यहाँ वो पहुँचाना वहाँ पे वो भी एक बड़ा चैलेंज रहा होगा। उसमें फिर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ, चूँकि WHO के साथ भी हम काम कर रहे हैं, तुर्की की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके साथ हम काम कर रहे हैं, मिस्र के अंदर जो है ना जी जो सेटअप है NGOs का वो भी हमारे साथ लिंक्ड है। तो इसलिए हमें बहरहाल ये सहूलत मिली कि जो शायद और किसी NGO को पाकिस्तान में नहीं थी, कि हमारे वो जो पार्टनर इदारे हैं उन्होंने फिर इसमें हमारा बड़ा साथ दिया। और रेड क्रिसेंट आप देखें कि हलाल अमर दुनिया का बहुत बड़ा इदारा है, तो शुरू में तो फिर जितना सामान यहाँ पे जाता था कोलैबोरेशन के साथ वो मिस्र हम भेजते थे और फिर रेड क्रिसेंट की कोलैबोरेशन से ये बाय रोड, समुद्री रास्ते से या फिजाई रास्ते से कैसे? इसमें 5 हमारे जो हैं जहाज़ वो तो एयर शिप गए हैं और उसके बाद 3 फिर बहरी जहाज़ अब तक जा चुके हैं। तो उसमें बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा हमारे साथ ताउन किया है और उन्होंने अपने जहाज़ दिए, जिसमें एक जहाज़ तो C-130 भी था जो वहाँ पे गया है। इस तरह से जो हमने 3 बहरी शिप भेजे हैं उसमें एक जो है ना वो हमें हमारी पाकिस्तान नेवी ने उसमें साथ दिया है, उसके अखराजात, और बाकी फिर हमने खुद उसके अखराजात किए हैं। इस तरह से मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका भी इसमें हमारे साथ बड़ा तामुर है। और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, फ़लस्तीनियों को चल रहा है, बल्कि हमने ये जो लास्ट कुर्बानी गुजरी है तो उस पर भी हमने कमो बेश कोई
गज़ा के अंदर भी कुर्बानी की और 1 लाख लोग जो हैं गज़ा से हिजरत करके तो मिस्र में आ गए हैं, कायरा में। उनके लिए कुर्बानी की। हमारे मरकज़ी सदर जो हैं उन्होंने अपनी ईद अपने बच्चों की बजाय वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ जाके मिस्र में की। और तीसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर कुछ तकरीबन 1800 के करीब गाय और 1000 बकरे ज़िबा किए हैं और उनको वो हमने प्रोसेस करके तो उसका टिन पैक रेडी टू कुक करके अभी टिन पैक बना रहे हैं। और ये जो सामान यहाँ से जा रहा है इसके साथ ये पूरा साल हम अपने उन मजलूम भाइयों और बहनों के लिए बेचते रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर कोई नहीं पहुँच पाया वहाँ पर भी अल-खिदमत फाउंडेशन पहुँची। हमने तुर्की के ज़लज़ले में भी आपने देखा कि तुर्की में जब ज़लज़ला आया तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 2 इदारों को बतौर ख़ास बुलाया, जिसमें एक पाकिस्तान की फ़ौज थी और दूसरा 1122 था। तो ये दोनों सरकारी इदारे हैं, लेकिन NGO सेक्टर में तुर्की की गवर्नमेंट ने अल-खिदमत को कहा कि आप भी अपनी टीम भेजें रेस्क्यू की। तो अल्लाह का शुक्र है हमने 50 लोगों का एक पूरा टीम भेजी। तुर्की गवर्नमेंट के खर्च पे हमारे लोग वहाँ पे गए और इतना अच्छा उन्होंने काम किया कि ख़ुद तुर्की की गवर्नमेंट ने ना सिर्फ उसको रिकगनाइज़ किया बल्कि जो उनके सदर हैं उन्होंने अपना जो सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है वो भी अल-खिदमत को दिया, जो फिर बाद में हमारे लोग। ज़िक्र साहब, ये क्या माइंडसेट है? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम की अगर बात की जाए तो हर बंदा ही ये कोशिश करता है कि वो टैक्स ना दे और हुकूमत मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती रहती है किसी तरीके से हुकूमती ख़जाने में कुछ लोग जमा करा दें। तो ऐसे मौके पे पाकिस्तानी सरे फहरिस्त हैं या कहा जाए कि लीड कर रहे हैं चैरिटी में, तो इसकी क्या वजह है? कुछ समझ में आ सके? एक तो सच्ची बात ये कि पाकिस्तान में 34% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, यानी ये हमारे मुल्क के मुआशी हालात हैं। बिजली के बिल तो अब मुझे और आपको देना भी मुश्किल हो गया, आगे सुई गैस का टिका भी लगेगा, सर्दियाँ आ रही हैं। इन हालात में भी सच्ची बात यह है कि जितना वार्मली हमारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और चैरिटी करते हैं, मैं तो सलूट करता हूँ अपनी कौम को। जो दूसरा मसला है, अब ज़ाहिर है ये तो हमारा चूँकि पॉलिटिकल इशू है, इस पे मैं क्या कमेंट्स करूं, लेकिन मेरा अपना एहसास ये है, मेरे ख्याल में इसकी वजह यही है कि असल चीज़ वो है कि सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा। लोगों को अगर डाउट रहता है, आपको अगर ये एतमाद हो कि जो मैं टैक्स दे रहा हूँ ये मेरे ऊपर खर्च होगा, ज़रूर देंगे। लेकिन जब हम देखें कि भी ना हमें हेल्थ मिल रही है, ना तालीम मिल रही है, ना हमें पीने का साफ पानी मिल रहा है, तो ज़ाहिर है फिर लोग हेजिटेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये कौम की जो चैरिटी में तो दुनिया में सबसे आगे होती है, अभी गज़ा के लिए, सैलाब के लिए आप देखें, अभी बांग्लादेश में सैलाब आया है तो पाकिस्तान से हम उधर बेच रहे हैं। लोग हमारे पास आए हैं कि जी हमारे बांग्लादेश के भाई हैं, उनके लिए हम चाहते हैं और चेक हमें दे रहे हैं। तो जो कौम जो है इस तरह से पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो, वो अपने मुल्क को खड़ा करने में क्यों तैयार नहीं होगी? वो तैयार होगी, लेकिन हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा कि भाई आपके पैसे जो है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सहूलतें मिलेंगी। लेकिन अगर मुझे और आपको सहूलत ना मिले तो फिर ज़ाहिर है मैं भी अवॉइड करूंगा टैक्स देने से। आप बच्चों के लिए भी अल-खिदमत फाउंडेशन ने बड़ा काम किया। मैं आशियाना का विज़िट करके आई थी और मैंने जब वहाँ गई हूँ तो मैंने जो बच्चे थे वहाँ पर बेसहारा, और जिस तरह से उनको तालीम के भी इंतज़ामात हो रहे हैं, और वो सारी एनर्जी जो है, मुझे वो लगता है कि वही दुआएं जो है अल-खिदमत फाउंडेशन की कामयाबी की वजह भी है। जो यतीम बच्चों का काम है ये अल-खिदमत ने 2005 के ज़लज़ले के बाद शुरू किया, जब बहुत बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई और कई बच्चे यतीम हो गए। तो हमारे नेमतुल्लाह खान साहब और जो हमारे मौजूदा सदर हैं डॉक्टर प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब और काजी हुसैन अहमद साहब उस वक्त जमात इस्लामी में थे, उन्होंने ये तवज्जो दिलाई कि यार अल-खिदमत इस पर काम करे। तो फिर हमने अटक के अंदर अपना पहला आगोश बनाया। तो अब हमारे 22 आगोश हैं जहाँ बच्चे, यतीम बच्चे को हम नर्सरी में ले लेते हैं और मैट्रिक तक उसके सारे अखराजात अल-खिदमत पे करती है, उसकी तालीम, खाना। बिल्कुल आगोश में मिस कर गई हूँ, आगोश। तो इस तरह से दूसरा हमारा ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम है जिसमें बच्चा अपनी मदर के घर में ही रहता है उसके पास, और हर महीने उसकी माँ के अकाउंट में हम पैसे भेजते हैं। तो ये 30,000 इस वक्त ऑर्फन बच्चे हैं कि जिनकी अल-खिदमत। बहुत ही ज़बरदस्त काविशें हैं और इसी तरह से लोगों की खिदमत करते रहिए। और एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है खिराज तहसीन के लायक कि आपकी तमाम टीम, आपके जो मुंतज़मीन हैं, जो आपके बुनियाद रखने वाले हैं, तमाम हजरात के लिए सल्यूट है। और नाज़रीन, इस मौके पे ऐसी तंजीमें और भी तंजीमों को इस तरह से बढ़ चढ़ के कार खैर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। और आज के दिन को मनाने का मकसद भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो कि इस काविश में मसरूफ़ अमल हैं, अपनी ज़िंदगियाँ उन्होंने वक्फ़ कर रखी
हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, मुश्किल में फंसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें उनकी एक्नॉलेजमेंट हो सके, उनकी काविशों को सलाम पेश किया जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारा रुपया है तो ही आप जितनी इस्तेताअत चैरिटी है। कर सकते हैं। जितनी आपकी इस्तेताअत है आप उतनी चैरिटी करें ताकि आपका भी कार्य खैर में हिस्सा डल सके। और फिर अगर आप पैसे नहीं इस्तेताअत रखते तो आप ख़ुद को वॉलंटियर करें और ऐसे कार्य खैर में अपना जो वो हिस्सा ज़रूर डालें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़िक्रुल्लाह साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। आगे बढ़ेंगे और एक ब्रेक के बाद बात होगी जंग सितंबर की, यौम दिफा की। और जैसे ही इशाल सितंबर का महीना शुरू होता है वो नगमे गूंजने लगते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं और इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, इस पर मज़ीद बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहेंगे। आज है 5 सितंबर और 6 सितंबर आने से पहले हमने सोचा 5 सितंबर को इसकी यादें जो है वो हम ताज़ी करें ताकि उस दिन को जो हमारे जवानों ने जिस बहादुरी से मार्का सर किया और जिस तरह दुश्मनों को नाको चने चबवाए, तो उस चीज़ को यादगार बनाना है। वो यादगार तो है, वो हमारे हम कैसे भूल सकते हैं उस दिन को, क्योंकि इस दिन को यौम दिफा का नाम दिया गया है। तो जब दिफा की बात है, हमारे मुल्क के सरहदों की बात है, जिससे शोहदा ने अपनी कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क का दिफा मजबूत बनाया है, तो मेरे ख्याल में वो खिराज तहसीन पेश किया जा सकता है, उन्हें सल्यूट किया जा सकता है। तो 5 सितंबर से ये 17 दिन तक तकरीबन जंग रही थी और 5 सितंबर जो है उसके बाद 6 सितंबर और फिर उसका अख्ताम हुआ। लेकिन हम अपने मेहमान जो है उनको बुलाते हैं, मद्दू करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग। और ख़ास तौर पे जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि जो यूथ है, जो नई नस्ल है, उनको ये बावर करवाना, उनको ये बताना कि ये जो आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं, ये उन शोहदा की मरहून मन्नत है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो आगाज़ तो जो साजिश थी दुश्मन की वो तो बहुत पहले से हो चुकी थी, लेकिन 5 सितंबर को एग्जैक्टली हुआ क्या था, यहाँ से अगर आप आगाज़ करें। जी शुक्रिया जी मुझे बुलाने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा जी, नौजवानों को जो है अदराक होना चाहिए और हर कौम की एक स्टोरी होती है, एक कहानी होती है। तो उस कहानी को उसको जिसको हम आजकल मॉडर्न ज़बान में नैरेटिव या नैरेटिविटी कहते हैं, बेसिकली वो एक छोटी सी एक मासूम सी कहानी भी हो सकती है और वो कहानी जो है वो ज़रूर ट्रांसफ़र होनी चाहिए अपने उस ट्रू कंटेंट के साथ नई जनरेशन को। इस पे कि 5 सितंबर को क्या हो रहा था, यानी जो दुश्मन की 11 कोर है वो लाहौर के आगे क्या कर रही थी, दुश्मन की जो 15 कोर और 1 कोर है कश्मीर में क्या कर रही थी, इससे थोड़ी सी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। 1961 में जो इंडिया की स्टेट है गोवा, वहाँ पे इंडियंस ने इन्वेजन करके उसको अपने अंदर जम कर लिया। और जब वो वहाँ पे कर रहे थे तो इंडिया, क्योंकि जो 1 कोर 15 कोर और ये जो सारी प्लेसमेंट थी, ये बहुत सारी प्लेसमेंट इंडियन कोर्स की जो सेंट्रल कमांड है वो हमसे थोड़ा दूर होती है, वो तो उन कोर्स को एम्प्लॉय किया गया। तो इंडिया का ये ख्याल था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान कुछ करे, तो उन्होंने हमारे जो बॉर्डर्स थे उन पे उन्होंने ट्रुप्स भेज दिए। छेड़छाड़ का आगाज़ कश्मीर की तरफ से हुआ पहले? जी, मैं 1961 की बात। अच्छा 1961 पे हमारे बॉर्डर्स पे उन्होंने फोर्सेस भेज दी। अच्छा। क्योंकि उन्होंने गोवा को एनेक्स करना था, इन्वेजन करनी थी। अच्छा। जब वो कंप्लीट हो गया तो फिर आपको पता है कि 1962 में अगेन जब उनका चाइना के साथ वॉर हुई, अगेन ट्रुप्स आए। वो गो के बहुत अच्छा मौका था पाकिस्तान आर्मी के लिए भी, क्योंकि जो उनकी सारी की सारी। और ये सारी हैपनिंग किन किन मकामात पे हो रही थी, थोड़ा उस पर भी रोशनी डालिए। जो 1962 में तो जो 1961 में जो एम्प्लॉयमेंट थी इंडिया की, वो तो हमारे कश्मीर के साथ की उन्होंने, ठीक है, और हमारे पंजाब के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री के साथ की। दुरुस्त। और जो 62 के अंदर उन्होंने राजस्थान के अंदर भी और इन सेक्टर्स के अंदर उन्होंने ये, ठीक है। अच्छा, अब जो 63 में एक वाक़या हुआ कि इंडियन कश्मीर में, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर हज़रत बल का वाक़या हुआ कि जिसमें जो रेलिक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो एक ख़बर फैल गई कि उसको गायब कर दिया गया है और वहाँ पे बहुत एजिटेशन हुई। और लोग जो थे, पहली दफ़ा इंडिया जो था इट गॉट, उसको ये लगा कि ये पॉपुलेशन है, ये इनकी भी आइडियोलॉजी और इनकी भी स्टोरी जो है वो इंडियन स्टोरी के साथ कोहेरेंट नहीं है। तो उसने अगेन वहाँ पे फिर कश्मीर पे अपनी एक्टिविटी भी बढ़ा दी। दैट वाज द टाइम जब उसने अपनी मिलिट्री वहाँ पे बढ़ाना, मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाना शुरू की।
तो ये बुनियादी तौर पे छेड़छाड़ का मकसद भी ये था कि वो देख लें कि रद्द-ए-अमल कैसा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अब हम आ जाते हैं 65 में। ठीक है। तो ये सारा बैकग्राउंड था जो बहुत इमीडिएट बैकग्राउंड जो डेवलप, एक हिस्ट्री चली आ रही थी इसकी। एक हिस्ट्री चली आ रही थी। 65 में अप्रैल में एक इन्फेंट्री डिवीज़न और एक आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ इंडिया ने जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पे एडवांस करना शुरू कर दिया। और हमारे वहाँ ट्रुप्स नहीं थे, हमें पता नहीं था, क्योंकि वो एक ऐसा इलाका था जो आपको पता है जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट है, वो भी उसकी साउदर्न टिप जो कि खुले मैदान है, और कुछ मूवीज में भी वो इलाका दिखाया गया। जी बिल्कुल, अभी भी इनएक्सेसिबल इंडियन मूवी, बॉलीवुड की मूवी है पीके आई थिंक, उसके अंदर खुले मैदान जहाँ पे दिखाया गया, डेजर्ट है वो, ऑल डेजर्ट। बिल्कुल। रादर जो रन ऑफ कच्छ है ये दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट मार्श है। और सॉल्ट मार्श जैसे जो वो गांधी ने जो अपना जो डिफाइंस में सॉल्ट मार्च किया था वो उसने यहीं पे किया था। तो उसका काफ़ी सारा हिस्सा हमारे पास है और बाकी हिस्सा इंडिया के पास है। तो हमारे जो अब ये दिस इज़ अप्रैल 65। अच्छा। हमारे जो फिर थी हमारी एक आर्मर रेजिमेंट उस हैदराबाद में जो प्लेस थी। अच्छा। उनके पास उस वक्त ट्रांसपोर्टर बहुत कम थे, लेकिन वो रातों रात उनका एक स्क्वाड्रन आया और फिर एक स्क्वाड्रन 715 पंजाब रेजिमेंट, इन्होंने फिर मिलके जो है दुश्मन को पसपा किया। और आप हैरान होंगे कि एक इन्फेंट्री बटालियन और एक आर्मर रेजिमेंट, वो भी पूरी नहीं, इन्होंने एक इंडियन आर्मर रेजिमेंट और एक इन्फेंट्री डिफ को पसपा कर दिया वहाँ से, क्योंकि गांधी जो थी वो। अच्छा, इसकी वजह आप ये बता रहे हैं कि मुसलसल उन्हें नाकामियां हो रही थीं, तो तादाद में भी कई गुना ज्यादा होने के बावजूद, रकमे में भी, पावर में भी, और मैं ये एस्टेब्लिश करना, उन्हें क्यों बार बार ये शिकस्त होने के बावजूद भी रियलाइज नहीं हो सका कि ये उनके अगेंस्ट जा सकती है कोशिश? मैं ये कहना चाह रहा था, क्योंकि हमारी, आपने यंग जनरेशन की बात की, हमारी यंग जनरेशन को ये कहा जाता है कि नहीं 65 के एग्रेसर एक्चुअली हम थे, हम पे रात की तारीखें में हमला नहीं हुआ। इंडिया का नैरेटिव है, इंडिया का नैरेटिव है, मैं उसको एक्चुअली बिल्ड करने की कोशिश कर रहा। हमें ये कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ ही हमें ये कहा जाता है कि जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और जिब्राल्टर था वो हमने किया, लेकिन उसकी बैकग्राउंड ये थी कि ये सारा कुछ हो रहा था। और अप्रैल के बाद इंडिया की ये कोशिश थी कि वो फिरोजपुर से और कश्मीर शम सेक्टर से 2 प्रॉन्ग अटैक करेगा और हमारे गुजरांवाला को इन्वेस्ट कर देगा। तो अगर वो गुजरांवाला तक दोनों प्रैंग आ जाते तो फिर पंजाब तो ऑलमोस्ट पूरी तरह से घेरा हो जाता, लिक्विडेट हो जाता, खत्म हो जाता, लाहौर तो बीच में आ जाता। तो ये सारी जब चीज़ें थी, उसके तनाजुर में वो जो ऑपरेशंस फिर प्लान किए गए इंडिया पे, एक प्रेशर उसके लिए, और जो 63 का वाक़या था हज़रत बल का, उसको लिंक करते हुए तो फिर ये ऑपरेशंस प्लान हुए। जो करण साहब, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान आर्मी को ऑफिशियली इस बारे में पता, इंडियन रेडियो के जरिए पता लगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुकी है इंडियन फौज, और उसका जवाब अब देना है? जी, अब देखें, असल में 5th को, जब आप 5th की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कश्मीर के अंदर डिस्टर्बेंस चल रही थी, शम सेक्टर एक्टिव हो चुका था, लेकिन वो पाकिस्तान का ये ख्याल था कि ये सिर्फ कश्मीर सेक्टर, एक सेक्टर तक ये रहेगा, एटलीस्ट अगर रहा, बहुत हुआ इसका स्पिल ओवर तो शायद वर्किंग बाउंड्री तक आए, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो नहीं, क्योंकि दैट इज़ अ फुल फ्लेज वॉर। हालांकि 1 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की टेरिटरी पे आके एयर स्टफलिंग भी की थी, और इवन इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके की थी, लेकिन उसका भी पाकिस्तान आर्मी ने जो था वो उस तरह से रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि एक फुल फ्लेज वॉर हो जाए। कैंटोनमेंट्स को ऑर्डर दिए गए जहाँ पे ट्रुप्स थे कि आप अपने जो ऑपरेशनल एरियाज़ है वहाँ पे मत जाए, लेकिन कैंटोनमेंट से निकल के बाहर डिप्लॉय हो जाएं, ताकि अगर दोबारा एयर स्टफलिंग होती है तो वो जो इक्विपमेंट है उसका नुकसान ना हो बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन। लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने कोई इनिशिएट नहीं किया, और पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टिंग कि ये शायद वहीं पे है और ये चीज़ कंटेन हो जाएगी, बिकॉज एक पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया, उसके रिएक्शन में शायद इंडिया ये छोटे से लिमिटेड स्केल ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन इंडिया ने देखा कि शायद दिस इज़ द टाइम। और वो जो खिफ़त थी, मैंने आपको बताया कि रन ऑफ कच्छ की, वो जो खिफ़त थी 62 की, हज़रत बल की, वो क्योंकि एक ओवर अ पीरियड ऑफ, फिर 64 में नेहरू डाइड ऑल्सो, तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें आई थिंक वो अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए, अपनी वो जो एक नेशनल दोबारा से बहाल करने के लिए दे थॉट कि दिस इज़ दी, और कैलकुलेशंस की उन्होंने कि इस वक्त तो हमारी आर्मी जो है, इंडियन आर्मी वो पाकिस्तान आर्मी से 3 गुना है, एयरफोर्स 5 गुना है, नेवी भी 3 गुना है, तो दैट इज़ द राइट टाइम कि अगर हम, और जो पाकिस्तान आर्मी है वो एंगेज्ड है शम सेक्टर में और कश्मीर के अंदर, और इनके पास रिजर्व्स नहीं हैं, ये मूव नहीं कर सकेंगे,
इंडिया की तरफ से अंडर एस्टिमेट किया गया या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये छोटा सा मुल्क है, छोटी सी फ़ौज है और हम जब रात की तारीकी में हमला करेंगे तो हमारे जो अज़ाइम है उसको हम पूरा भी कर लेंगे और जिम खाना के अंदर हम बैठ के शाम की चाय पियेंगे। तो ये क्या माइंडसेट था दुश्मन का आपके? बिल्कुल अंडर एस्टिमेट किया गया। उसकी वजह थी कि बिकॉज ऑफ देयर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि फ़ौज के अंदर जो फ़ौज की जो ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री है वो नंबर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमेशा जंग लड़ी जाती है। इट इज़ अ 1:3 जो नॉर्मल पढ़ाई लिखाई के ऊपर पढ़ाया जाता है जी, ऑपरेशन प्लान करते हुए। तो जब वो ऑलरेडी ओवरऑल एक स्ट्रेंथ अचीव कर चुके थे तो फॉर देम इट वाज अ वेरी राइट मोमेंट, और उनको एक्सपेक्ट नहीं था और उनको इतना यकीन था, तभी तो वो कह रहे थे कि हम फजर से पहले ब्रेक इन करेंगे, पाकिस्तान अटैक करेंगे और चाहे हम जिम खाना में पी रहे होंगे। पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि जंग तादाद से नहीं जज्बे से जीती जाती है। जी बिल्कुल, जंग जो है उसके 4 फैक्टर होते हैं, उसकी ज्योग्राफी, टैक्टिस, टेक्नोलॉजी और सबसे पहले जज्बा। तो पाकिस्तान ने और इसमें मैंने क्वांटिटी का जिक्र नहीं किया, क्वांटिटी इट डजंट मैटर, चाहे वो टेक्नोलॉजी में भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। पाकिस्तान के पास कम जहाज़ थे, एयरफोर्स के पास F-86 थे, F-104 थे, लेकिन वो पायलट्स और वो जहाज़ और वो इक्विपमेंट इंडियन एयरक्राफ्ट जो थे, मिस्टीज थे, वेम्पायर्स थे, कैनबरा थे, उन सब से बेहतर थे। तो इसी तरह पाकिस्तान के पास जो टैंक्स थे, पाकिस्तान के पास जो इक्विपमेंट था वो कम था, और फिर वो जो मैन बिहाइंड द गन वो भी जज्बे से सर। यानी कि पाकिस्तान ने तीनों जो सेक्टर्स थे, समझ रहे कि बरी, बहरी और फ़िज़ाई, तीनों महाज़ों पे अपने दुश्मन को बिल्कुल ही चारों शाने चित कर दिया था, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया था, क्योंकि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं थी। वी कुड नॉट लूज़ अ सिंगल इंच, हम नहीं कर सकते थे। और वो जो दावे थे उनके कि शाम को लाहौर चले जाएंगे और अगले दिन हम गुजरांवाला में टिक्के खा रहे होंगे और जी, सो वो सारी चीज़ें जो थी वो दैट वाज द थिंग कि जिसमें हर जवान का, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कौम फ़ौज के साथ थी। कई दिनों तक मुझे एक पुराने वेटरन ने बताया कि जो है हमें ये इस सेक्टर के अंदर, बरकी सेक्टर के अंदर जो लोकल गांव के लोग हैं और जो शहर लाहौर के लोग हैं, उन्होंने कई दिनों तक हमें खाना नहीं पका, लंगर जो फौजी होता है वही नहीं पकने दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता था। मना करते थे लोगों को कि आर्टिलरी शेल आ रहा है, आगे से फायर आ रहे हैं, और लोग देगें लेके रेड़ों पे, टांगों पे। कर्नल साहब, हम जज्बे की बात करते हैं, भारत की तरफ से पाकिस्तान ने इतनी बार उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, इसके बावजूद उनका भी जज्बा छेड़छाड़ करने का या पाकिस्तान के बीच में घुसने का या कोशिशें करने का वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो भी मेरे ख्याल में बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से अभी तक चले आ रहे हैं। जी, वो एक्चुअली वो जज्बा नहीं है, वो उनकी आइडियोलॉजी, ढीठपन कह सकते हैं इस चीज़ को, कि वो उन्हें पता है कि हमें मुंह की खानी पड़ेगी। वो बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी है। अगर आप देखें तो जो बजरंग दल का जो और बीजेपी का और आरएसएस का जो एनुअल कॉन्ग्रेगेशन होता है नागपुर में, वहाँ पे लाखों इनके वर्कर्स होते हैं। तो उसके अंदर जो कोई किसी बुत की तस्वीर नहीं है या कोई बुत नहीं रखा हुआ कि जो एक मजहबी तरीके से जिससे आगाज़ किया जाता है या अख्ताम किया जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा नक्शा बना हुआ है, और उस नक्शे के अंदर आज भी पाकिस्तान और बांग्लादेश इज़ पार्ट ऑफ द इंडिया, और वो जिसको वो महाभारत कहते हैं। तो उनकी आइडियोलॉजी यही है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को, और अब जो राइट विंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो बिल्कुल ही उसकी आइडियोलॉजी यही है कि महाभारत को उन्होंने रिवाइव करना है। तो वो तो पाकिस्तान को ये बात छेड़छाड़ से ज़्यादा उस आइडियोलॉजी की है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, वो अभी भी जम करने की कोशिश में है, उनके परमानेंट और पेरेनियल नैरेटिव का हिस्सा है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो सर, ये हम कश्मीर का मुद्दा देख लें। कश्मीर में जो तब से शुरू हुआ सितंबर में, ये यौम दिफा से लेकर अब तक अगर हम देखें तो उनकी वही आइडियोलॉजी है वहाँ पर भी, उनका वही तरीक़ा कार है वहाँ पर भी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा कश्मीर के लिए, या आने वाले दिनों में कश्मीर पाकिस्तान में जम हो पाएगा? जी, पाकिस्तान कश्मीर पाकिस्तान में जम हो पाएगा, ये तो एक पूरा एक प्रोसेस है जिसके लिए बहुत सारी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन जो हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है वो कश्मीर और पैलेस्टीन के ऊपर है। और अब पैलेस्टीन की कॉज को तो कोई कंट्री उस तरह से सपोर्ट
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिकेड्स में भी किसी एक कंट्री ने उस तरह नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान तो कश्मीर की कॉज को सपोर्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली फ़लस्तीन के साथ ये हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो ये कब होगा, कैसे होगा, वो अब लेकिन सर अगर पाकिस्तान फोर्सेस जो हैं वो अपनी थोड़ी सी हिम्मत और जुर्रत दिखाती तो आपको नहीं लगता कि हम वहाँ पर भी अपने झंडे गाड़ सकते थे? क्योंकि भारत को अब तक हम दिखाते आए हैं कि पाकिस्तानी कौम किसी से कम नहीं है, और ना ही जज्बे में, ना ही अपनी हिम्मत और पावर में। तो हमने बहुत बार अपने पावर शो उनके सामने किया, तो क्या हम वहाँ पर नहीं कर सकते? पाकिस्तानी फोर्सेस ने तो हमेशा अपनी जुर्रत और हिम्मत दिखाई। कश्मीर के ऊपर आप देख लीजिए 65 की वॉर में इंडियन कश्मीर को, उनका मकसद ही यही था कि हम कश्मीर को ले लेंगे, और वो जो लाहौर और गुजरांवाला शाम का चाय और दिन का नाश्ता गुजरांवाला करने को तैयार हों, तो वो कश्मीर तो इट वाज जस्ट अ स्टोन अवे डिस्टेंस, और वहाँ पे उनकी फोर्सेस भी ज़्यादा थी। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक रेजिस्टेंस हुई हमारी। इवन 65 में हमने ये सारा जो छम जोड़ियाँ का इलाका है, कई 100 किलोमीटर, ये तो पाकिस्तान ने ले लिया उनसे, इफ्तिखाराबाद और बहुत आगे तक चले और गए। जनरल नरंजन के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अपने बैचेस उतार दिए थे ताकि उन्हें पहचान के उनके साथ कोई बदसलूकी ना हो जाए, और फिर अपने कीचड़ के अंदर जान बचाते रहे। सारे वाक़यात हैं, बातें बहुत सी हैं कर्नल साहब, लेकिन वक्त की कमी है। आपकी तशरीह का बहुत शुक्रिया, और ये यादें ताज़ा हम करते रहेंगे। कल का दिन भी है, और आगे जो फ़िज़ाया की कामयाबियाँ हैं, जो बहरी फ़ौज की कामयाबियाँ हैं, कहाँ कहाँ किन किन महाज़ों पे मुंह तोड़ जवाब दिया गया, और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को किस तरह से खाक में मिलाया, इस पर अभी बहुत सी बात हो सकती है। लेकिन आज के लिए इतना ही। कर्नल रिटायर्ड आबिद सिंधु साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात हो जाए गज़ा की, गज़ा पे इसराइली मज़ालिम की। तो गज़ा में इसराइली जाहिरियत और जंगबंदी पर गौर करने के लिए नाज़रीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का एक इजलास हुआ है, और इस इजलास में इस बार रूस के नायब सफ़ीर ने अपने अमरीकी हममंसब से कहा है कि वो जंगबंदी के मंसूबे में वाशिंगटन की मुजवज़ा तरमीम की वजाहत करें। बिल्कुल जी, जिस पर अमरीकी सफ़ीर ने यह कहा है कि जंग बंदी मंसूबे पर अमल दरामद मसला है। इजलास में काउंसिल के सदर ने खबरदार करते हुए ये कहा है कि अगर गज़ा में इसराइल की इंसानी हकूक़ और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का सब्र का पैमाना जो है वो लबरेज़ हो चुका है। अगर ये जंग ना बंद की गई तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। अब क्योंकि इजलास हुआ है, सलामती काउंसिल जो है वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इसको रोकना ही हमें पड़ेगा। इसका वाहिद हल जो है वो जंग बंदी ही है, इसको ताकि अमन कायम किया जा सके। और वहाँ पर जो इंसानियत सोज वाक़यात हम देखते हैं, आए रोज़ बच्चों पर हमला किया जाता है, ख़वातीन पर हमला किया जाता है, नस्ल कुशी की जा रही है, उसको किसी हद तक मतलब जो है वो कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है। वार्निंग दी गई है, लेकिन ये वार्निंग कितनी कारगर साबित होगी, इस पर बात करते हैं। मंसूर जाफी साहब, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जाफी साहब, आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में वेलकम कहेंगे। आपको लगता है कि ये जो सलामती काउंसिल की तरफ से मुमकिन कार्रवाई पर गौर का इंदिया दिया जा रहा है, क्या वाकई कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में है यूनाइटेड नेशंस, या सिर्फ ज़ुबानी कलामी ही इस बार भी वार्निंग है? जहाँ तक तो अक़वाम मुत्तहिदा का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ दुनिया में अगर किसी इदारे की बेतौकीरी हुई है, उसके मैंडेट की तौहीन हुई है, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा इदारा कोई नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम उसको मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर के तनाज़ुर में देखें कि इन दोनों देरीना जो हल तलब अमूर हैं, इस पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जिस अंदाज़ से वहाँ पे जो मुस्तकिल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और उसके दीगर इत्तेहादी जो हैं, बरतानिया, फ्रांस, उन्होंने जिस अंदाज़ से इन दोनों जो अहम मौज़ूआत हैं, बिलख़ुसूस मौजूदा दौर में जो फ़लस्तीन के इशू पर करारदादों को पै दर पै वीटो करके इस इदारे के मैंडेट को नाकाम बनाया है। मैं समझता हूँ कि उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो ये मौजूदा ऐलानात और धमकियाँ जो हैं, ये भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रेटोरिक और एक नई करारदाद को लाने का पेशगामा तो हो सकते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जिसका अपना एक इमदादी इदारा ओनरवा नामी, जो इस वक्त फ़लस्तीनियों की दाद रसी, उनको खुराक पहुँचाने के हवाले से और उनकी बहाली के दीगर कामों के हवाले से जो पिछले तकरीबन 70-72 साल से जो है वो काम कर रहा था, उस इदारे का मैंडेट जिस तरीके से ख़राब किया गया, उसके लोगों को इस जंग के अंदर उलझाने में इन्वॉल्व करने के, और सो मच सो कि वही दुनिया के इंसाफ पसंद अवाम और इंसानियत हकूक़ का प्रचार करने वाले ममालिक
उन्होंने भी अमेरिका और इसराइल की हाँ में हाँ मिलाते हुए अच्छा मंसूर इस साहब, आलमी अब चूंकि इदारे का ये तो फंडिंग रोक। बात ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका पुष्टपनाही कर रहा है और पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है इसराइल को इस नस्ल कुशी में, लेकिन चूंकि इंतखाबात की आमद भी है तो और एक बड़ी तादाद मुस्लिम वोटर्स की भी है जिसकी हिमायत बहरहाल चाहिए होगी इस हुकूमत को, तो आपको लगता है कि वक्ती तौर पे ही सही लेकिन कोई ऐसा हल निकाला जाएगा दुनिया को दिखाने के लिए, अपने वोटर्स को दिखाने के लिए कि हम जंग का खात्मा चाहते हैं? यकीनन जी, अमेरिका ने माजी में भी जो इंतखाब हुआ था तो उस वक्त भी जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके अफगानिस्तान से विड्रॉल के हवाले से जो फैसला था वो सामने आया था और उसको एक बड़ी विक्ट्री के तौर पे पेश किया गया था कि जी हमने एक खत्ते से अमन कायम कर दिया है। तो अब इस वक्त जो मौजूदा इंतखाब है उसमें जो अमरीकी वोटर्स हैं, अमरीकी राय आमा है, इस वक्त की मौजूदा क़यादत और जो वहाँ का सियासी एलीट है उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके सामने एक कामयाबी के तौर पर टेबल कर सके कि हमने ये इराक की जंग जीत ली है, हमने इस वक्त मिडल ईस्ट की जंग जीत ली है। तो मैं समझता हूँ और बिलखुसूस खुद इस वक्त जो अमरीकी राय आमा हमें जो मुनक़सिम नज़र आती है, उनका इंटेलिजेंशिया, उनके एकेडमिक्स जिस तरीके से इस मसला फ़लस्तीन के हवाले से एक आवाज़ बनकर उन्होंने अमरीका की और अमरीकी ख़ास तौर पे जो यहूद नवाज़ पॉलिसियाँ हैं उनकी मुखालफत की है। उनके कैंपसेस में जिस अंदाज़ से बड़े-बड़े एहतजाजी कैंप और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के मुज़ाहरे देखने में आए हैं। तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त जो वहाँ पे अरब मुस्लिम राय आमा है या जो वोटर्स हैं, उनको वू करना इस वक्त बहुत बड़ा तो चैलेंज सर है डोनाल्ड अमेरिका ट्रंप को के लिए सुपर भी पावर और माना कैमला जाता हैरिस है। के लिए। सर अमेरिका को सुपर पावर माना जाता है और अगर अमेरिका ही जंग बंदी के लिए सिर्फ ड्रामा करता रहेगा और सिर्फ अपने वोटर या सपोर्टर को राज़ी करने के लिए वक्ती तौर पर इस तरह की बातें करता रहेगा तो फिर अपना किरदार कौन अदा करेगा? इस जंग को रोकने में कौन आगे आएगा? देखिए, यही जो दो रंगी है, यही जो दोगलापन है, यही जो डायकॉटमी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस है, उसी की वजह से ये इस तरह के मसले जो हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे। आप देखिए कि एक तरफ बरतानिया जो है वो इसराइल को तकरीबन 360 के करीब जो लाइसेंस उनको असला फराहमी के हैं, उसमें से 30 लाइसेंस कैंसल करता है। तो अगले ही सांस में वो ये बात भी बता देता है कि हमें तो इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा अज़ीज़ है, उसकी सलामती पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल। और उसको जवाब में इसराइल जो उनका पुराना इत्तेहादी है, वो उनको जिसे कहना चाहिए तमाम डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को तजते हुए इस वक्त बरतानवी हुकूमत को लिटरली जिसे कहना चाहिए अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत कैसे हुई आपने हमारा असला बंद कर दिया। यही यूरोपीय यूनियन है, उसकी फैक्ट्रियाँ उनके यहाँ से बड़ी करारदादें आती हैं, बड़ा कुछ आता है, लेकिन जब असला फराहमी रोकने की बात आती है तो क्योंकि उनके तमाम के तमाम जितने भी इंडस्ट्री चलती है वो इसी असला सेल पर चलती है। और मैं समझता हूँ उससे बढ़ के जो शर्मनाक किरदार है वो हमारी मुस्लिम दुनिया का है। बिल्कुल इस ऐसे ही है। जंग के इस अलाव में भी इस वक्त जो है बहुत से अरब ममालिक जो हैं वो अमेरिका, फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक से असला खरीद रहे हैं। ये असला उन्होंने इस्तेमाल किसके खिलाफ करना है? आज उनके फ़लस्तीनी भाई जो हैं वो तहक़ीक़ किए जा रहे हैं, खून में नहलाए जा रहे हैं। उनकी मदद के लिए तो उनका कोई F-16 नहीं तो उड़ता, मंसूर साहब, उनका कोई रॉकेट जो है यहूदो नसारा एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कत्ल गारत में, नस्ल कुशी में। मुस्लिम दुनिया का मसला क्या है, मुस्लिम उम्मा का मसला क्या है, वो उनकी क्या मसलहतें हैं, क्या मजबूरियां हैं जो वो अपने भाइयों का साथ नहीं दे एक पेज पर खड़े नहीं हो पा रहे। देखिए जी, मजबूरी को मसलहत का नाम देना तो मैं समझता हूँ ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक बात होगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी नाक और अपनी ज़ात से आगे सोचने का जो अमल है वो जारी है, क्योंकि हर जो इस वक्त चाहे वो कुदरती दौलत से माला माल हो, तेल की दौलत से माला माल अरब ममालिक हो, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ अपनी जो किंगडम्स हैं, जो शेखडम हैं, जो सल्तनतें हैं, उनका इस वक्त बका जो है वो अजीज है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी तरीके से भी जमहूरियत की वो असल रूह जो है जिसका प्रचार इस वक्त और अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक करते हैं, उसका एक परताव भी वहाँ आए। क्योंकि इस वक्त उनके जो उनकी यूथ इस वक्त खुद इन तरक्की याफ्ता मुल्कों में तालीम के लिए गई हुई है, पढ़ के वापस आ तो रही है। मंसूर एक साहब, चेंज ऑफ माइंड और अक़वाम चेंज ऑफ मुत्तहिदा हार्ट। बेबस है, मुस्लिम दुनिया बेहिस है, फिर हल क्या है? कौन इस कत्ल गारत को रोकेगा, इस जुल्म को रोकेगा? देखिए जी, निहत्ते फ़लस्तीनियों ने 7 अक्टूबर गुज़श्ता बरस जो फ्लड ऑफ अल-अक्सा या जैसे तूफ़ान अल-अक्सा के नाम से कार्रवाई जानते हैं, वो करके ये साबित कर दिया है कि मज़लूम का जो आखिरी हथियार है, वो अपने आप से बम बाँध के दुश्मन पर हमला आवर होने का है। तो उन्होंने अपना ये फ़रीज़ा
सर अंजाम दे दिया है। उन्होंने बता दिया है कि उन्हें उनकी जो रेड लाइन है वो किबला अव्वल था, मस्जिद अक्सा थी, उसके दिफा के लिए वो अपनी जानों पे खेल गए हैं। और आज भी इसराइल की तमाम तबाही और बर्बादी के बावजूद, गजा को खंडर में तब्दील करने के बावजूद, वो अपने उन टूटे फूटे मकानात, अपनी इमारतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वहां पे इस वक्त बीमारियों का राज है, पोलियो जैसी वो बीमारी की जिसके खात्मे के बड़े बड़े ऐलानात हमें दुनिया को देखने मिलते हैं, उसकी वहां पे दोबारा से शुरुआत हो गई है। लोग गंदगी के ढेर से अपने लिए रिस्क तलाश करने पे मजबूर है, लेकिन दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ करारदादें पास करने के लिए बिल्कुल ऐसे और इजलास करने के लिए बाकी रह गई है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया, पाकिस्तान जो एक तो न्यूक्लियर फिर स्टेट है, सर ये जिसके कहा जा हवाले से सकता है कि ये जो फ़लस्तीनियों अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ, ये इजलास भी सिर्फ दिखावा ही है, इस इजलास का भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। जिस तरह से कह भी दिया गया है कि जी हम सख्त एक्शन लेंगे अगर जंग बंदी की तरफ ना आया गया, तो क्या समझते हैं कि ये भी सिर्फ दिखावा ही होगा? यकीनन जी, जो इस वक्त ट्रैक रिकॉर्ड है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसे देखते हुए तो हम यही नतीजा अखज़ कर सकते हैं। अगर कोई अमली सूरत को, आपको याद होगा माजी में भी जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरस, उन्होंने अपना एक मैंडेट इस्तेमाल किया था कि जिसके तहत लोगों को बड़ी उम्मीद हुई थी कि शायद अब कोई एक्शन जो है वो हुआ। लेकिन क्योंकि इस वक्त अमेरिका और इसराइल और उसके साथ जो इस कज़िये का असल माखज़ थे, यानी बरतानिया ने एक साज़बाज़ के नतीजे में इस सरज़मीन फ़लस्तीन पर इसराइल का नासूर जो है वो उसको परवान चढ़ाया। और फिर उसके बाद जो दुनिया भर की यहूदी लॉबी, खास तौर पे अमेरिका बेस्ड, यूरोप बेस्ड, उन्होंने इन यहाँ पे दुनिया भर से लाके जो यहूदी आबाद किए, आज वही यहूदी आबादकार इस वक्त इसराइली काबीना का हिस्सा है, जिसमें एतमार बिन गवेर जैसे इंतहा पसंद और सिमोचरट जैसे जो है वो इंतहाई इंतहा पसंद बदबूदार किस्म की शख्सियात जो है, जिनका इंसानियत के नाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आज खुद अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गले पड़ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त यूरोप जो है इन इंतहा पसंद वज़रा पर पाबंदियां लगा रहा है, सफरी पाबंदियां आयद कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू को अपनी हुकूमत बचाना है, उन्हें वहां पे इन इंतहा पसंद वज़रा का साथ दरकार है। यही वजह है कि वो अपनी जो इंटरनल इस वक्त पॉलिटिकल डिवाइड है, जिस तरीके से उनकी मईशत दिगरगूं सूरत हाल से दो चार है, इस वक्त 76 अरब डॉलर जो है वो खर्चा इस वक्त तक जंग का हो चुका है। लोगों को यकीनन इसराइल को बड़ी ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि उनको बुनियादी तौर पे फ़लस्तीनियों को मार के अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। मंसूर जाफ़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मौजू है बच्चों के नताइज आ चुके हैं और इंटरमीडिएट के नताइज के अंदर जो कामयाबियाँ हासिल करने वाले बच्चे हैं उनका जिक्र ना हो तो मेरे ख्याल में ये उनके साथ ज़्यादती होगी। तो फैसलाबाद में इंटरमीडिएट के इम्तहानात के नताइज में नाबीना तालिब इल्म ने पोजीशन हासिल की है और नाबीना तालिब इल्म हसीब अब्बास ने ह्यूमैनिटी ग्रुप में तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि हसीब झंग के निजी कॉलेज के तालिब इल्म है और नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ते भी रहे। जी हाँ, हसीब को इस मकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है ये हम जानेंगे। एहतशामुल हक हसीब के साथ ही मौजूद हैं। जी एहतशाम, बताइएगा क्या कहते हैं ये हमारे आज के सितारे? जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट के इम्तहानात का जो नताइज हैं वो आ गए हैं, रिज़ल्ट अब आ गया है। पोजीशन होल्डर्स यहाँ पर मौजूद हैं। जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्होंने तो पोजीशन ली ही है, लेकिन एक ऐसा बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है जिसने हिम्मत नहीं हारी है। वो नाबीना है, आँखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पोजीशन हासिल किया है। ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में 3rd पोजीशन हासिल किया है। हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई, उनकी आखिर एम क्या था, कितनी उन्होंने मेहनत की। हसीब, ये बताइएगा कि क्या एम क्या था, पीछे पर्पस क्या था, क्या सोचा था कि पोजीशन लेनी है? पोजीशन देखें, सबसे पोजीशन का एम था और साथ में अल्लाह ताला का बहुत करम है। ये बेसिकली अल्लाह ताला ही का रिवॉर्ड है, वरना मैं इस काबिल नहीं था कि मुझे मेरी पोजीशन आती। अच्छा, आपको कितनी मुश्किल पेश आती थी वहाँ पे? ज़ाहिर है नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना, उनको ज़्यादा जल्दी वो पिक कर लेते हैं, आपके लिए मुश्किल होती होगी? जी बिल्कुल, चूँकि मैं देख नहीं सकता और मेरा मैट्रिक भी साइंस के साथ था, तो साइंस की उन चीज़ों को बाकायदा दूसरे तरीक़ों से एक्सप्लेन किया जाता था बोल के, ताकि मैं माइंड मैपिंग बहुत करनी पड़ती थी और माइंड पे बहुत ज़ोर देना पड़ता था। इसके अलावा मुझे आम तौर पे जो आप टेक्स्ट बुक्स होती हैं आम, उन्हें मैं अपनी ब्रेल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, तो उसमें मुझे मंथ्स बहुत लग जाते थे और वो जिस तरह कन्वर्जन होती थी तो उसमें भी खासी मुश्किलात पेश आती थी मुझे। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये भी पढ़े लिखे हैं, इनकी मिसेस भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वालदैन में से वालदा जो होती है उनकी ज़्यादा एसोसिएशन होती है बच्चों के साथ, तो अब ये बताइएगा कि आपको क्या महसूस होता है?
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं कुछ मुल्तान की भी। इंटरमीडिएट सालाना जो 2024 के इम्तहानात हैं, मुल्तान से जो ज़रलिश फातिमा ने पहली पोजीशन हासिल की है जी। ज़रलिश फातिमा ने 1158 नंबर हासिल करके मुल्तान तालीमी बोर्ड में टॉप किया है। बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं भाई बच्चे ने। हम तो हैरान होते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं कि इतने नंबर ले लेते हैं। 1158 नंबर लेना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और बच्चियां जो है हम देखते हैं अमूमी तौर पे मैदान मार लेती हैं और बच्चों को पीछे छोड़ देती हैं, क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर खेल कूद में और सैर व तफरी में अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं, तो इनको ये फ़ायदा हासिल हो जाता है। तो हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं फ़िज़ा मरियम, उनसे जानते हैं कि क्या जज्बात हैं बच्चों के, उनके वालिदैन के। जी फ़िज़ा। जी, मुल्तान बोर्ड में इंटर के सालाना इम्तहानात का रिज़ल्ट आ चुका है और मुल्तान बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन, ओवरऑल फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली ज़रलिश फातिमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा की थी, मींस कोई दोस्त वगैरह नहीं रखे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया, बुक्स को अपना फ्रेंड्स बनाया और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त से नवाजा है। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं उसकी। के वालिद की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं बेटी की इतनी बड़ी कामयाबी पर, कैसा लग रहा है? मैम, सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खुशी का दिन आज दिखाया है। कंट्रीब्यूशन बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। बेटियों की तो बेस्ट फ्रेंड होती है माँ जो होती है। आप बताइए कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इसकी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में भी टॉपर थी, इसलिए भी। और लेकिन फिर ये भी होता है कि भाई एक आध नंबर से कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिल घबरा भी रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा। जी बिल्कुल, तालबा के पेरेंट्स हैं वो भी इस अब वक्त मुल्तान की बात रुख कर लेते हैं लाहौर का। लाहौर बोर्ड ने भी इंटरमीडिएट के इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है और लाहौर बोर्ड में एक बार फिर तालिबात बाजी ले गई हैं। राना वहीद से मज़ीद जानते हैं। तो राना वहीद बताएगा कि यहाँ पे भी बच्चियाँ बाजी ले गई बच्चों से। जी बिल्कुल, जो है आज इंटरमीडिएट का जो इम्तहान था उसका रिज़ल्ट आया है और उसमें अगर देखा जाए तो जो तालबात हैं उनकी पोजीशन जो है वो नुमायाँ हैं, जबकि तुलबा ने भी मेहनत की है लेकिन ज़्यादा जो पोजीशनें ली हैं वो तालबात ने ली हैं। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये बड़ा खुश आइंद भी है और जो हमारे माशरे के अंदर जो ख़ातीन की तरक्की है इसके मुस्तकबिल की ज़मानत भी है। मेरे साथ अस्मा हैं जिनकी सेकंड पोजीशन आई है, तकरीबन 1200 में से 1152 नंबर जो है उन्होंने हासिल किए हैं। उनसे बात भी करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया है और दिन रात मेहनत की थी। पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, मेरे टीचर्स ने, तो सब के इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। आगे बस अल्लाह पे यकीन रखें और अल्लाह से दुआ करें और अपनी मेहनत, अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो फिर अल्लाह ताला रास्ते भी। सुनी यहाँ पे अस्मा की और इन्होंने तारीखी कामयाबी जो है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में हासिल की है और उनके वालिदैन भी बहुत खुश हैं। उनका ये कहना है कि हमारी बेटी ने जो यहाँ पे मेहनत हमने भी की। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आप हमें बता भी रहे थे। हम लोग जो है इन बच्चे और बच्चियों को दोनों को मुबारकबाद देंगे जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत और लगन से कामयाबी जो है वो हासिल की है। इसी तरह जम के पढ़िए और कामयाबियां हासिल कीजिए। और बच्चों के लिए वार्निंग है, अगर इसी तरह से वो खेल कूद में वक्त ज़ाया करेंगे तो बच्चियां बाजी आगे निकल जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। अच्छा, वेलकम बैक। सुबह खैर, उम्मीद आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के उन होनहार बच्चों की जो कि कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं, और बात हो जब किसी भी मैदान में इंडिया को शिकस्त देने की तो वो खुशी मज़ीद बढ़ जाती है, उसका जो हुस्न है वो दुबाला हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्क्वॉश की, जिसमें पाकिस्तान के एहसन अयाज ने अमेरिका में होने वाला जो कॉलीवेल ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट था वो जीता है और फाइनल में एहसन ने इंडिया के ये यश बार्गो को शिकस्त दी है। और अमेरिकी रियासत टेक्सास में होने वाला टूर्नामेंट था जिसमें धाक बिठाई है हमारे नौजवान ने। तो एहसन, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो जिस तरह से आपने अपने हरीफ को शिकस्त दी है। आप तो बहुत सी इंजरीज का शिकार भी रहे, बहुत से मसाइल का सामना भी रहा, तो कितना मुश्किल था ये सफ़र, कितनी ट्रेनिंग के बाद ये कामयाबी मिली आपको? Thank you so much. First of all, thanks for having me on your show.
सेकेंडली ये इवेंट जो था लाइक इसके लिए आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर द पास्ट 4 मंथ्स। मैं असल में तकरीबन जैसे आपने मेंशन किया कि मेरी इंजरीज थी, तो आई हैव टोर्न माय ACL और फिर आई हैड एन अपेंडिक्स सर्जरी टू। तो तकरीबन 2 साल जो है मैं प्रोफेशनल इंटरनेशनल सर्किट से जो है बिल्कुल आउट था। इट्स बिन 12 मंथ्स कि मैं दोबारा से लाइक सर्किट पे इंटर हुआ हूँ। तो ये माशाल्लाह से मेरा 5वां टाइटल था जो कि मैं जीता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह से लाइक इस टाइटल में भी लाइक द बेस्ट पार्ट वाज लाइक आई हैव बीटन द गाय फ्रॉम इंडिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट। तो ऐसे आपने भारत को ज़ाहिर है हराया है, भारतीय हरीफ को, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब हमारा टाकरा होता है ना भारतीयों के साथ, तो हम लोग, हमारी जीतने की खुशी द्विगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है। नहीं, ऑब्वियसली खुशी तो थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर भी था इस चीज़ का, क्योंकि जब मुझे पता लगा कि मेरा फाइनल मैच जो है वो इंडिया के प्लेयर से है, तो मेरे सोशल मीडिया पे लाइक मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि भाई जो कुछ भी है इस प्लेयर से नहीं हारना। तो that was a kind of pressure, yeah, but then end of the day like we are professional athletes, so we have to go with a proper plan। हमें हर एक चीज़ को साइड रखना है, तो एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई मेड इट। बिल्कुल, जब हमारा मुकाबला भारत के साथ होता है तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन होती है कि बस कुछ करके दिखाना है, जीतना आपने बताया कि बहुत से चैलेंजेस थे और आपने खुद भी जिक्र किया उन इंजरीज का, ऑपरेट भी हुआ आपका अपेंडिक्स का, तो कितने अरसे की ट्रेनिंग थी? ये तो अभी तकरीबन मैंने 4 मंथ्स जो है इस इवेंट के लिए लाइक 4 मंथ्स मैंने नॉन स्टॉप जो है लाइक डे इन डे आउट लाइक 2 सेशंस किए हैं, मॉर्निंग इवनिंग। तो ट्रेनिंग तो लाइक मेरी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। और बाकी जो चैलेंजेस हैं लाइक अगर देखा जाए क्रिकेट के अलावा हमारे बहुत सारे एथलीट्स जो हैं ये सारे चैलेंजेस फील करते हैं, और इस चीज़ का सामना उनको करना पड़ता है। लाइक अभी जितना ये सब कुछ मैं कर रहा था, आई वाज डूइंग इट ऑल बाय माय सेल्फ फाइनेंसेस। अभी मेरा एक और इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है, मैं जा रहा हूँ न्यू जर्सी में भी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग का इवेंट हो रहा है, and that's what I'm doing by my own self finances। तो ये स्क्वॉश फेडरेशन का इसमें किरदार क्या रहा? क्योंकि ये शिकवा तमाम खिलाड़ियों को जो क्रिकेट के अलावा जितने भी खेल हैं उसके अंदर ये रहता है कि हुकूमती सरपरस्ती, हुकूमती मुआवनत ना होने के बराबर है, तो इस खेल में भी आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ा, बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जितने भी इवेंट्स मैं खेल रहा हूँ आई एम डूइंग एवरीथिंग बाय माय ओन सेल्फ फाइनेंसेस। स्क्वॉश फेडरेशन जो है वो यूजुअली स्पॉन्सर करती है हमें जब व्हेन देयर इज अ टीम इवेंट, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल एथलीट मुझे 14 इवेंट्स हर साल खेलने होते हैं रैंकिंग में रहने के लिए। तो आई हैव टू डू दैट लाइक ऑल बाय माय सेल्फ फाइनेंस। आई हैव बीन टू लाइक मोर देन 50 कंट्रीज और समहाउ लाइक आई एम मैनेजिंग इट। लेकिन एंड ऑफ द डे लाइक ये काफ़ी टफ हो जाता है कि लाइक इफ़ यू आर अचीविंग दैट मच फॉर पाकिस्तान और फिर यू आर गेटिंग नथिंग। उसके अलावा अगर मैं बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखता हूँ जिनके साथ मैं खेलता हूँ, तो यू विल सी देयर स्पॉन्सर्स उनके शोल्डर्स पे, उनके चेस्ट पे, उनके बैक पे। तो अभी आए दिन हमारे जितने भी एथलीट्स हैं अगर आप देखते हैं बाकी स्पोर्ट्स में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो, देयर शुड बी अ प्रॉपर पॉलिसी। गवर्नमेंट को जो है प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से एटलीस्ट आई होप कि मैं जो बोल रहा हूँ ये बात उन तक पहुँचे। वज़ारत खेल से आपका कोई राब्ता भी हुआ? कोई उन्होंने मजबूरी अपना कोई मसलहत बताई हो कि इस वजह से हम तवज्जो नहीं दे पा रहे या आपको फाइनेंस नहीं कर पा रहे, स्पॉन्सर्स आपको ढूंढ के नहीं दे पा रहे, क्या मौक़िफ़ क्या है उनका? नहीं, द थिंग इज कि इट्स बिन 2 डेज कि मैं, और ये पहली बार नहीं है, इट्स बिन 2 डेज कि मैं अभी मैं अमेरिका में हूँ। मैं सुबह 6 बजे सो रहा होता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। आपके बाद अभी मेरी 2 इंटरव्यूज़ जो हैं दोबारा लाइक दे आर अलाइंड। लेकिन द थिंग इज के लास्ट टाइम जब मैं वर्ल्ड जूनियर जीता था तो इट वाज द सेम थिंग। हम जो है वी आर इन द लाइमलाइट में आ जाते हैं, 2 हफ्ते तक वो रहती है। अप्रिशिएशन आपको हर जगह से मिलती है। आप अगर मेरा सोशल मीडिया देखें, ये पास जो है लाइक 2 दिन से मेरा पूरा सोशल मीडिया जो है लाइक वो भरा हुआ है। ऐसा जिस तरह हम पूछ रहे हैं आपसे कि हुकूमती सरपरस्ती नहीं मिलती, आपने इस बात का शिकवा भी किया, आपका कोई बातचीत हुई है वजारत खेल के साथ? उन्होंने कोई अपना मौक़िफ़ दिया कि हम क्यों नहीं आपको फैसिलिटेट कर पा रहे? जीतने के बाद अब कोई मुबारकबाद के लिए कम से कम कोई राब्ता किया उन्होंने आपसे? मेरी जो है कल जो पंजाब यूथ गवर्नमेंट के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे मेरी बात हुई एंड ही अप्रिशिएटेड मी
एंड हमें सिर्फ ये अप्रिशिएशन ही मिलती है एंड दैट्स ऑल। बस हम जो है लाइक बाकी दे डोंट इवन नो कि आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन न्यू जर्सी जो कि वर्ल्ड रैंकिंग का इवेंट है, उसमें भी जो लाइक मैं ओवरऑल सारा जो है सेल्फ फाइनेंस पे जाऊंगा, अपनी एकोमोडेशन खुद देख रहा हूँ, हर एक चीज़ एंड इट्स नॉट ओनली विद मी बट इट्स विद मोस्ट ऑफ द एथलीट्स इन पाकिस्तान। तो ये वाला आई थिंक होपफुली कि आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स के तवज्जुह से जो है हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं और इसी तरह से जम के खेलिए, अपना मोराल हाई रखिए और इन्हीं कामयाबियों की बदौलत उम्मीद करते हैं कि ख्याल आएगा हमारी वजारत खेल को, हमारी हुकूमत को और आपको और आप जैसे और टैलेंट को वो सपोर्ट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया ऐसे नियाज़, और ये जो आपने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है इस कामयाबी के सिलसिले को जारी रखिए। और स्क्वॉश नाज़रीन उन खेलों में से एक है जिसमें हमने 1-2 साल नहीं कई सालों तक कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। जहांगीर खान हो, जानशेर खान हो, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठाई है और अब इस तरह के जो नौजवान हैं उन्हें हुकूमती हौसला अफजाई की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ हॉकी हो या फिर स्क्वॉश हो, हम भूल जाते हैं कि हमने अपनी खेल को प्रमोट करना है, ना कि उसको मज़ीद दबा देना है। हमारी जिनसे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहती हैं वो है हमारी क्रिकेट, और क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो माशाल्लाह से इतनी तवक्कुआत पर हमारे पूरा उतरते हैं और इतना अच्छा खेल खेलते हैं कि हमारी तमाम नवाजिशात उनके साथ होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारे वो होनहार बच्चे कर दिखाते हैं, जिनके साथ हुकूमती सरपरस्ती नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपनी बल पावर पर क्या कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल लम्हा फ़िक्री है हुकूमत वक्त के लिए। मेरे ख्याल में ये कामयाबी ही जवाब है इन बच्चों का कि वो अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहे हैं। अरशदुद्दीन की मिसाल हमारे सामने है, ये कामयाबी हमारे सामने, इस तरह की और भी बहुत सी मिसालें हैं। तो हुकूमत को कुछ मेरे ख्याल में खादे खरगोश की नींद से जागना होगा, इन बच्चों के लिए कुछ करना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक काफ़ी दिलचस्प है। बिल्कुल जी, वो हर घर की कहानी भी है। हर घर की कहानी है जी। सास बहू का मसला ये सदियों से चला आ रहा है और मेरे ख्याल में ऐसे ही चलता रहेगा। इस मसले का ना तो कोई हल निकल पाया है और ना ही निकलता हुआ आने वाले दिनों में भी नज़र आ रहा है। हम बड़े सगीर में हैं, बल्कि काफ़ी हद तक हम मगरबी ममालिक में भी देखते हैं कि वहाँ पर भी है। सिर्फ बड़े सगीर का नहीं है, मगरबी ममालिक में भी अच्छा सास बहू के दरमियान। अच्छा, आपको नहीं पता ये मसला तो हर जगह पे पाया जाता है। शायद जो एशियन कंट्रीज हैं हम लोग ज़्यादा शायद सास बहू और जॉइंट फैमिली सिस्टम है। आप ठीक कह रही हैं और इस मुश्किल मसले पर काफ़ी गौर व खौज भी होता है। तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर बहुत से लोग पहुँचे हैं कि दरहकीकत ये मसला मलकियत का है कि जी वो जो सास होती है उसकी कोशिश होती है कि मेरा हक ज़्यादा है, वो बेटे पर ज़्यादा हक जताती कोशिश होती है कि वो अपना हक जताएं। तो तो ये मसला आखिर किस तरह से हल हो सकता है? गुलसाना मुंशा साहब, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। और मामला तो काफ़ी, लेकिन हर घर की कहानी बड़ा गंभीर है, गंभीर भी बहुत है और हसास भी बहुत हो, कहते हैं ना बड़ी नाजुक सूरत हाल है, वो भी अक्सर घरों में पैदा हो जाती है। तो आपके पास कोई हल है कि किसको सच्चा करार दिया जाए, किसको झूठा, और दोनों को नाराज़ भी ना किया जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे शो पे इनवाइट किया और टॉपिक वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, सेंसिटिव येट बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत है एड्रेस करने की। मुझे ये लगता है कि आप ये एक ट्रायंगल है, 3 फर्द इसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं और एक आदमी है और 2 ख़वातीन। तो इस मामले के हल के लिए आपने कभी नोटिस किया है कि प्रॉपर्टी डीलर का क्या रोल होता है? मीडियोकर का, दोनों को खुश करना है। तो यानी कि सबसे कड़ी आजमाइश तो फिर मर्द की हुई ना इसमें। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पर के दोनों फायदे भी तो, लेकिन देखिए यहाँ पर मर्द माजी में माँ से फायदे उठाता रहा, आगे बीवी से। लेकिन जो मर्द है वो प्रॉपर्टी डीलर का किरदार नहीं अदा कर रहा है, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का किरदार अदा कर रहा है और प्रॉपर्टी के दरमियान खींचातानी है एक सास और बहू की कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, और जो प्रॉपर्टी बीच में बना हुआ है उसके दोनों बाजू यूं है और वो कभी इधर से खींच रहा है कभी उधर से। यानी कि ये तो आप दोनों मानती है ना कि मजलूम मर्द ही है इसमें? नहीं, मजलूम नहीं हम मान रहे। मजलूम नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। क्यों? आज की टॉक के बीच में हम बिल्कुल भी जेंडर बायस्ड होकर बात नहीं ठीक है। हम क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकें और हम किसी भी जेंडर को नाराज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हर इंसान की, चाहे वो फीमेल है चाहे मेल है, उनके अपने कंसर्न्स, उनके अपनी रिजर्वेशंस, उनका अपना माइंड सेट होता है। तो आदमी जो है, जो मैंने आपको बात की कि वो एक डीलर का रोल प्ले करना चाहिए उसको, अगर हम चाहते हैं कि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए। क्योंकि दोनों साइड से अगर सेलर भी है तो उसका फ़ायदा भी बीच में से उठाना किसने है? आदमी ने। और अगर बायर से भी फ़ायदा उठाना है, कमीशन लेनी है, तो वो
मिडिल मैन ने लेनी है। तो बेसिकली मैन इज नॉट वो जो आप कह रहे थे कि बीच में फंसा हुआ है, वो फंसा नहीं हुआ, वो बड़ा चालाक है। नहीं वो डीलरी कर रहा है। अच्छा, आइडियली करना क्या चाहिए अब? ज्यादा मसाइल या सिचुएशंस आपके सामने क्या आती हैं? बिल्कुल ज़्यादा सिचुएशंस यही आती हैं कि जब आदमी मिसमैनेजमेंट करता है, क्योंकि मदर भी उसकी है और वाइफ भी उसी की है, ठीक है, दोनों रिश्ते उसी से कनेक्टेड हैं। तो जो कनेक्टिंग पॉइंट है दैट इज द मेल। सो मेल हैज़ टू प्ले वेरी स्मार्ट, और ये देखना चाहिए कि आप बैलेंस के ऊपर रख के, खुद हमारा दीन हमको ये बोलता है कि किसी भी चीज़ को जब आप बैलेंस के ऊपर रखते हैं तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर लेते हैं। होता क्या है कि मदर के प्रेशर में एक्चुअली केसेस पे आपको एक्सट्रीम्स दिखाई देंगे। कुछ केसेस के बीच में आदमी इज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मदर एंड इज नॉट रेडी कि वो अपनी मिसेस को उतनी जगह दे सके जो उसका राइट है। राइट्स दोनों के हैं। तो जब आप मदर के राइट्स मदर को देंगे, वाइफ के राइट्स वाइफ को देंगे, तो प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं होगी। देखिए, कहीं पे भी आइडियलिस्टिक सिचुएशन नहीं होगी जहाँ 3 डिफरेंट ह्यूमन ब्रेन्स काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि तीनों का माइंडसेट, तीनों का स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। ठीक है, आदमी का झमेला सिर्फ घर के अंदर नहीं है, उसने घर से बाहर जाके कुछ और चैलेंजेस हैं जिनको मीट करना है। उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके ब्रेन के ऊपर। ख़वातीन ये करती हैं, अगर अब हम ख़वातीन को फोकस करें, वाइफ ये चाहती हैं कि माँ ने इतने साल तक उसको अपना जो भी हक जताना था जता लिया, बस अब वो मेरे लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं होता। उस माँ ने बड़ी मेहनत की होती है, अपनी उम्र का एक हिस्सा लगाया होता है, अपने बहुत से जज्बात लगाए होते हैं। मदर से ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि वो अपने बेटे को बिल्कुल डिसोन कर दें, ये एक एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन है। देखो गुलज़ार साहब, हम कल परसों एक सर्वे गैलप की तरफ से किया गया जिसमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की, हमारा कल्चर है कि वो अरेंज मैरिज को तरजीह देते हैं, और वही आपकी वाली बात कि वो पेरेंट्स जो कि अपनी खुशी से अपने बच्चे के लिए एक बहू तलाश करके लाते हैं, और वो उनसे एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं कि जिसको हमने पाल पोस के बड़ा किया है और आज जब उसको रिटर्न में कुछ देने का टाइम है, उसकी बहू उस पर पूरा कब्जा कर ले। और मोस्टली जो केसेस उसमें ख़राबी की वजह ये बनती है कि नए शादीशुदा जोड़े के अंदर ख़वातीन की ये कोशिश होती है कि वो सेपरेट हो जाएं, या जो हमारा एक कल्चर है जॉइंट फैमिली सिस्टम का, उसको ब्रेक करते हुए वो हस्बैंड को अलग कर लें। तो आपको लगता है कि ख़राबी की बड़ी वजह ये है कि ख़वातीन जो बीवियां हैं वो उन चीज़ों को समझती नहीं हैं और जल्दबाजी में वो कोशिश करती हैं कि पूरा मलकियत अपनी कर लें। बीवियां भी नहीं समझती हैं और माएँ भी नहीं समझती हैं। इशल पाकिस्तान के बीच में या एशिया के बीच में, जैसे अभी हम आप बात कर रही थी कि आप शायद इस बात का परसेप्शन लिए हुए थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। एशियन कंट्रीज़ में पेरेंटिंग की एज सबसे ज़्यादा है। 40-40 साल के बच्चे हो जाते हैं, बेटियां हो जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, बेटों की शादियां, लेकिन पेरेंट्स का होल्ड जो पेरेंट्स हैं ना, वो पेरेंट्स बनना नहीं छोड़ते। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें, द चाइल्ड टर्न्स 18 और 16 एंड ही इज ऑन हिज ओन। अपना कमाओ, अपने अलग से सिस्टम बनाओ, अपना सब कुछ वो करो। पेरेंट्स को भी ये बात अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो आपने किया वो आपका फ़र्ज़ था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। यू डिड इट आउट ऑफ योर लव, you did it out of your own emotions and maybe your own responsibilities, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपने पैदा किए हैं, तो वो जिम्मेदारी यहाँ पर हम अपने ड्रामाज में भी देखते हैं ये बहुत ज़्यादा आने कि हमें जो हमारी सोसाइटी शायद वो नहीं है जो हमें ड्रामों में भी बेसिकली दिखाया जाता है कि सास बहुत किरदार अदा कर रही है, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और सास वही सास होती है जो बड़े शौक से, बड़े चाव से लेकर आती है बहू को ब्याह के, और उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़े और वो सब कुछ। तो सास का किरदार यहाँ पर क्या है कि एक मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे मतलब मेरे ख्याल में मोतबर रिश्ता और सबसे पहला रिश्ता बनने वाला यही था दुनिया में, यही था। और फिर हम उसी रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हम ड्रामों से सीख रहे हैं, कुछ हमारी अपनी सोसाइटी हमें सिखा रही है। तो सास का किरदार क्या है इस सब में? सास का किरदार, अभी इशल मैंने आपको बताया दैट द मदर हैज़ टू रियलाइज दैट शी हैज़ टू बी अ पेरेंट टिल अ सर्टेन एज, वंस द चाइल्ड इज मैरिड। बल्कि उससे ही पहले आप अपने बच्चों को अपने आप की ट्रेनिंग करें। इशल, मैंने आजकल जगह जगह जब मैं टॉक्स कर रही होती हूँ, आजकल मैंने एक नई बात लोगों को सिखाना शुरू कर दी है। इट इज़ रिलेटेड टू द मदर्स, कि जैसे आप 40 की एज पे पहुँचती हैं माएँ, जिनको अब ये एक्सपेक्टेशन होती है कि अब वो सास बनने वाली हैं,
चाहे वो बेटी के दामाद की मतलब सास बनेंगी या चाहे वो बहू की सास बनेगी, प्लीज स्टार्ट लिविंग योर लाइफ अगेन, मेक योर सेल्फ बिजी समवेयर। मेरे बेटे की एंगेजमेंट हो चुकी, तो मैंने एंगेजमेंट से पहले उनको बोला कि अब आप अपना अलग घर बनाना शुरू कीजिए। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जब आपकी शादी होगी आप अपने घर में रहें, आप अपनी लाइफ को फोकस करें। तो he said कि आप क्या करेंगी? मैंने कहा लुक, आई एम नॉट गोना गेट ऑन योर नर्व्स, मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर लिया है। द मोमेंट आई टर्न 40 मैंने ये डिसाइड कर लिया था दैट आई एम गोइंग टू रीलिव नाउ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच। वो जो चीज़ें मैं अपने बच्चों को पालते में कहीं नहीं कर सकी थी, मुझे अब करनी है। मुझे वो काम करने हैं, मुझे वो अपने गोल्स, वो ड्रीम्स पूरे करने हैं। और ये एक आइडियल सिचुएशन भी है और मैं कर रही हूँ ईशल, आई एम डूइंग इट। पीपल आर सेइंग गुलसाना यू आर टू प्लेसेस, यू आर ऑल ओवर टू प्लेसेस, हाउ आर यू मैनेजिंग? मैंने कहा आई एम विशिंग, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे हमेशा मसरूफ रखना, मुझे ऐसी सास नहीं। गुलसान साहब, ये बड़ी पॉजिटिव सोच है। आपको लगता है कि यही सोच अगर हर माँ पैदा कर ले कि वो खुद भी इस फेज से गुजरी है, वो भी एक टाइम पे बहू थी, एक टाइम पे, हाँ बिल्कुल। तो और मेरी मदर इन लॉ की बहुत अच्छी दोस्ती थी, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे घर से बाहर काम करने की इजाजत लेके देने वाली ही मेरी मदर इन लॉ थी। और आपको पता है अगर ये जाता है बहू को कि मैंने उनको ये कॉन्फिडेंस दिया, जो ये किरदार है सास का या ससुर का, मैं समझती हूँ कि अगर वो ये मान ले कि जिसको हम लेकर आए हैं वो हमारी बेटी है, तो आपके बहुत सारे मसले तो वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर बहू अगर ये समझ ले कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, अगर मैं उन्हें छोड़ कर आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपने मदर इन लॉ से बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेरे साथ है। मैं अक्सर अपने हस्बैंड को डांट करवा देती हूँ उनसे बहुत सारी चीज़ों पे कि ये नहीं किया इन्होंने, ये नहीं किया, तो मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरे साथ खड़ी होती हैं। वो के बेटे से मोहब्बत तो कम नहीं हो गई है कि बहू आ गई है, तो जो ये चीज़ है हम उससे सोसाइटी को, उसको किस तरह से सोसाइटी को इस तरफ ला सकते हैं, अपनी बच्चियों को, बेटियों को, माओं को, बहनों को, ताकि आने वाले दिनों में हम देखें कि कोई सुधार आया है सोसाइटी में। ईशल, औरत का माइंडसेट छोड़ना पड़ेगा। वो जो इमोशनलिज्म में चली जाती है, वो इमोशनलिज्म से बाहर आना पड़ेगा। ज़िंदगी में कोई भी गेम, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई रिलेशनशिप चला रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट। सो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर जब आप काम करते रहेंगे, बहुओं को भी, अब मेरी जो होने वाली डॉटर इन लॉ हैं, उन्होंने माशाल्लाह क्लिनिकल साइकोलॉजी की हुई है, और मैं उनको अभी से बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ बेटा आप अपना क्लिनिक स्टार्ट कीजिए, अपना स्टार्टअप लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अब क्यों मैं ऐसा चाह रही हूँ? अगर मैं उसी पुराने माइंडसेट को पकड़ के बैठी रहूँ बहू के लिए, और बहू भी वही पुराना माइंडसेट पकड़ के बैठी रहे, प्रॉब्लम ये होती है कि मदर्स जो हैं वो ये सोचती हैं कि मैं 80 इस पुत्र ते इन्ने पैसे लाए नहीं, उन सानू रिटर्न। गुलसान साहब, एक चैलेंज जो इसका सामना होता है वो ये कि जो भी माएँ होती हैं उनका जो रवैया अपनी बेटी के साथ होता है, अगर वही बहू के साथ रखना शुरू कर दें, क्योंकि कोई भी खातून है या कोई बीवी है, वो उसकी फर्स्ट एडवाइजर उसकी माँ होती है, और वो सारी चीज़ उसके साथ शेयर करती है। तो वो माँ अगर सही एडवाइस देगी अपनी बेटी को, तो इस मसले का हल हो सकता है, और उसी तरह ट्रीट करे जिस तरह वो अपनी बेटी को ट्रीट करती है। बिल्कुल हल हो सकता है। और इसके अलावा ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है जो बहुत ज़्यादा मुझे लग कि रीज़न और द बोन ऑफ कंटेंशन इज़ द मेकर ऑफ द गर्ल। ये जो तीसरा होता है ना, ये हमेशा शैतानी रोल प्ले करता है। जैसे आदम और हवा में जो थर्ड आया था ना, बीच में इंट्रूडर आया था, उसने शैतानी काम ही किया। अब जब बहू कभी घर जाती है अपने मैके में, और वहाँ पे भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि दोनों साइड की मदर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इधर की माँ को ये सोचना पड़ेगा ये भी मेरी बेटी है, और पिछली माँ को ये सोचना पड़ेगा कि बस अब इसको मुझे उनकी बेटी बनने देना है। कोई छोटा सा घर का प्रॉब्लम बेटी जाके अगर शेयर करती है, तो मैंने देखा है कि मदर्स उसको ज्यादा मैनिपुलेट कर रही होती हैं, जिससे और फिर जो एडवाइस कर छोटी सी बात बतंगड़ बन जाता है। वो एडवाइस जो कर रही होती हैं, इट इज 80% अगेंस्ट द हस्बैंड एंड अगेंस्ट द मदर इन लॉ। जबकि हम वही डांट डपट हमने अपनी माँ से ज्यादा खाई होती है। मतलब जितनी मार मेरे बच्चों को मेरे से पड़ी हुई है, अब अगर कभी उनकी मदर इन लॉज उनको कुछ बोल देती हैं, वो बुरा मान जाती हैं। तो मैं अपनी बेटियों को ये कहती हूँ कि बेटे कल को जब आपकी शादियाँ होंगी तो ये डांट आपको वहाँ पे भी पड़ेगी। आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड लो, और जिस तरह आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो, देखिए इट्स ऑल अबाउट द मदर्स ऑफ द नेशन। मैं पूरे
शोर मचा रही हूँ कि स्कूल्स पेरेंट्स के लिए खोल दें प्लीज। उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है, माशरा ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया गुलजाना मंशा साहब हमारे साथ मौजूद थी और उम्मीद करते हैं इनके मशवरों पे अमल हो तो हर घर का मसला हल हो सकता है। और वही बात है कि दोनों की जिम्मेदारी है, माओं की भी और बीवियों की भी, कि वो इस चीज़ को समझें। बीवियों को चाहिए कि वो मैके को अपना घर समझें और मैके को नहीं, ससुराल को अपना घर ससुराल को, वो आपको बेहतर पता होगा। ससुराल को अपना घर समझे। और जिस तरह जुनैद कह रहे थे कि अगर इस्लाम में भी हमारे यही कहा गया है कि अगर कोई लड़की बीवी अपने शौहर के साथ अलग रहना चाहती है तो ये उसका राइट है, लेकिन बेटे के ऊपर से ये फ़र्ज़ ख़त्म नहीं हो जाता कि वो अपने माँ बाप को अफोर्ड ना करे, उनके खर्च ना उठाए। बेटे की जिम्मेदारियाँ डबल हो जाती हैं क्योंकि उसे दो घर देखने पड़ते हैं। अपने शौहर के साथ अगर वो उसी घर में माँ बाप के सरपरस्ती में रह सकती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आइडियल सिचुएशन, कड़ी आजमाइश मर्द की ही है, उसे इस बैलेंस को बनाए रखना होगा अगर वो चाहता है कि माँ भी राजी रहे और बीवी भी राजी रहे। तो मेरे ख्याल में ये कैसी बहस है जो कि जिसका कोई इख्तिताम तो नहीं है, नहीं इख्तिताम हो सकता है, इसका बेहतर बनाया जा सकता है, अपने आने वाले कल को बेहतर बनाया जा सकता है, खुशियों को लम्हों से कशीद किया जा सकता है। तो ये जो हमने आपसे बातें शेयर की, सिर्फ इसका मकसद यही है कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकें। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन उस ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताएंगे कि जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आजकल के वेदर की और स्किन के ऊपर ये किस तरह से असरअंदाज हो रहा है और किस तरह से अपनी स्किन को बेहतर रखा जा सकता है। हमारे साथ रहिए। स्टे विद अस। फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमने जैसे ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे खूबसूरत रहा जा सकता है इस मौसम के अंदर, क्योंकि ये बहुत चिपचिपाहट वाला मौसम होता है और कहीं पर नमी होती है तो कहीं पर ड्राइनेस एकदम से फेस पर आ जाती है। और इस सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है और इसका क्या सलूशन हो सकता है, क्या क्या इस्तेमाल करें अपने फेस पर, कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं कि आप सदाबहार खूबसूरत रह सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मानूर रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिक फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे। और ख़ास तौर पे ये जो मौसम की तब्दीली वाला है इसके अंदर कील मुहासे, पिंपल्स की बहुत शिकायत रहती है। एक तो इससे मुतालिक बताइएगा और वैसे भी आम तौर पे किस तरह से फ्रेश रखा जाए स्किन को वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, इसमें देखो आजकल के मौसम है ना, हमें ये होता है कि हम हर मौसम के मुताबिक अपनी वार्डरोब भी चेंज कर रहे हैं, अपने कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, अपना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि सारा साल जो है ना वो स्किन केयर हमने एक जैसी रखनी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वेदर हमें रिक्वायर्ड है कि हम उसके मुताबिक जो है अपनी स्किन केयर को भी जो है वो इम्प्रूव करें, चेंज करें। तो एक तो ये कि हमें इसमें मौसम में इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हम सिमिलर जो है स्किन केयर को फॉलो कर रहे होते हैं, ये नहीं हम देख रहे होते कि मौसम जो है उसमें तब्दीली आ रही है। इसमें अगर हम हायर कंटेंट जिस तरह बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड अगर हम कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको पिंपल्स को लीड करेगा, और अगर हम बिल्कुल ड्राई या बिल्कुल वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स में जाएंगे तो वो भी आपकी स्किन को इरिटेट करेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड कि जिस तरह हम आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमें किसी अगर हमने हमारी स्किन के साथ भी हमारा एक लाइफ टाइम लॉन्ग रिलेशन होता है, तो नॉर्मली भी अगर हमारा जो है अगर हम किसी को अंडरस्टैंड नहीं करते या समझते नहीं है तो उसके साथ हमें वो लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो स्किन को भी अंडरस्टैंड करें कि आपकी स्किन की टाइप क्या है, ऑयली है या आपकी स्किन ड्राई है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स का जो है वो सिलेक्शन करें और डॉक्टर से राय लें कि आपकी स्किन के मुताबिक क्या क्या चीज़ें आपको सूट करेंगी। ठीक है, उनके अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमें स्किन पे इतने प्रॉब्लम्स या इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। सेंसिटिव स्किन की बात अगर करें हम तो बहुत सारे लोगों की बहुत हसास स्किन होती है, बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है किसी भी चीज़ से। वेदर चेंज हुआ है तो भी, मेकअप से या कोई भी आपने प्रोडक्ट चेंज किया है इवन तो उससे भी ट्रिगर हो जाती है। वो लोग क्या करें, अपनी स्किन को बेहतर कैसे करें? देखो सबसे पहले तो इशाल हमें अपनी स्किन को अंडरस्टैंडिंग करनी है कि स्किन है क्या प्रॉब्लम उसमें। अगर सेंसिटिव स्किन है, आप समझते हो कि किस मौसम के साथ किस चीज़ में इरिटेट कर रही है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर आप इन पर्सन भी किसी से मिलते हो और आपको नहीं पता होता कि यार इससे मैंने क्या चीज़ देनी है या क्या नहीं देनी, तो वो इरिटेट हो जाएगा। सिमिलरली स्किन को भी अगर हम इस तरह करें कि हम उसमें कुछ भी चीज़ें जो है वो लगाते जाएँ तो वो भी आपको जो है अपनी नाराज़गी इस तरह शो करेगी कि उस पर आपको एक्नी होना शुरू हो जाएगी, पिंपल्स होना शुरू हो जाएंगे, छाइयाँ बनना शुरू हो जाएंगी, आपके स्किन बर्न्स होना शुरू हो जाएंगे।
तो स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जो है वो फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, उनका पीएच जो है वो डिफर करता है। तो बैलेंस्ड पीएच वाले लाइट जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी स्किन के मुताबिक वो इस्तेमाल करें। फ्रेगनेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, नेचुरल चीज़ों की तरफ जा सकते हैं जो कि आपके स्किन को इन्हांसमेंट कर सकती हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा सकती हैं। और उसके साथ साथ आप उसमें जो है वो ऐड ऑन करते हो अपनी हेल्दी डाइट का, क्योंकि डाइट आपकी अच्छी होगी, इम्यूनिटी बेहतर होगी, स्किन की हेल्थ इंप्रूव करेगी। तो आपको डॉक्टर साहब डाइट में क्या क्या हो सकता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? खासतौर पे सुनने में है कि तली हुई चीज़ें बहुत नुकसान देती हैं स्किन को। बिल्कुल, तली हुई चीज़ें, देखो आप ऑलरेडी आपकी स्किन अगर ऑयली है तो उन लोगों के लिए तो खैर बिल्कुल ही ऐसा ही है कि आपने उनको जो है ना वो एक पूरा मोड दे दिया है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। उनमें तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन आम बंदे में भी अगर हम बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको उससे गैस जो है वो डिफरेंट जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको डिफरेंट जो है वो मैदे के मसले हो सकते हैं जिनसे आपको एसिडिटी वगैरह हो सकती है, जिससे आपको ये कि इसमें ऑब्वियसली लीड करता है टुवर्ड्स इरिटेशन ऑफ स्किन, क्योंकि आपका एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो पसीना प्रोड्यूस हो रहा है उसमें भी एसिडिटी ज़्यादा होगी डेफिनेटली, एंड इट विल लीड यू टुवर्ड्स द। आपके पास ज़्यादा केसेस किस तरह के आते हैं? आजकल के दिनों में देखें ज़्यादातर इस तरह के केसेस आते हैं कि जिनमें एक्नी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे पास रिलेट कर रही होती है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा लीड कर रहा होता है आजकल के मौसम में, क्योंकि ज़ाहिर है मौसम चेंज हो रहा है, हमारा उतना ना हाइड्रेशन होती है और ना ही उतनी ज़्यादा जो है वो केयर होती है। तो बाल ऐसे अगर मतलब और गिरने और फ्रिजी ड्राई हेयर्स की बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है उसमें, जिसको हम ये कि टारगेटेडली अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करके, अपनी जो है डाइट को बेहतर करके और थोड़े से केयर के साथ अगर हम उसको लेके चलेंगे तो डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव। अच्छा, एक हम ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि हम लोग अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि वेदर के हिसाब से ये स्किन टाइप देखते हुए यूज़ करनी चाहिए। अगर हम सनब्लॉक की बात करें, सनब्लॉक हम एक स्किन टाइप ड्राई स्किन है तो हम कोई सा भी एक लेके सनब्लॉक तो हम पूरा साल यूज़ कर सकते हैं, कि वेदर के हिसाब से हमें उसको भी चेंज करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसे आप कपड़े अपने चेंज कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें चेंज कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप सेम सनब्लॉक भी जो है वो पूरा थ्रू आउट द ईयर चलें। जिससे आप देखो गर्मियाँ हैं शाल, तो गर्मियों में हमें ज़्यादातर रिक्वायर्ड होता है कि हम वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके वो बहुत ज़्यादा पोर्स के अंदर क्लॉग ना हो, क्योंकि हमारी जाहिर है ऑलरेडी हाइड्रेशन की वजह से स्किन जो है वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज्ड होती है। बट ये कि अगर हम उसमें ऑयली सनस्क्रीन लगाएंगे तो वो आपको एक्नी की तरफ लीड करेगा। और सिमिलरली अब जब हम जाते हैं विंटर्स की तरफ, तो विंटर्स के अंदर फिर हम वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड में जाएंगे, फिर हम क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन में जाएंगे। ऑल्सो एक और चीज़ होती है कि देखो जब हमारी सर्दी का मौसम होता है तो जो सन की इंटेंसिटी है वो उतनी ज़्यादा पीक या इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं होती, क्योंकि मौसम चेंज होता है। तो उसमें हम अगर लोअर SPF भी यूज़ करें तो इट इज़ गुड इनफ, लेकिन ये कि ऑब्वियसली समर्स के अंदर हमें हायर SPF जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो 50+ होते हैं। विंटर्स के अंदर 30+ SPF इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। और एक्सपोजर ज़्यादा नहीं रहता, सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता, सन की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये कि ऑब्वियसली आपका जो है उसमें हम क्रीम बेस्ड मॉइस्चर सनस्क्रीन की तरफ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो है मौसमी असरात, उससे स्किन का ख़राब होना, पिंपल्स का निकलना, और जो टीन एजर्स बच्चे बच्चियाँ होते हैं उनको तो अमूमी तौर पे पिंपल्स की शिकायत रहती है, उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी वो बहुत डाउन हो जाते हैं। वो किस तरह से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या करना चाहिए इसके लिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। आजकल हमारे पास भी जो केसेस आते हैं, तकरीबन 60 to 70% ऑफ द यंग पेशेंट्स जो हमारे पास विजिट करते हैं, उनमें हार्मोनल जो चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीड करती हैं। अच्छा, पहले ये होता था कि हम हर चीज़ को ये समझते हैं कि पहले नहीं होती थी तो अब क्यों हो रही है। ऑब्वियसली अब हमारे जो फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, डाइट भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये ब्रॉयलर का इस्तेमाल और डाइट का, जंक फूड, डाइट, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स बिल्कुल ख़राब हो गए हैं। हम प्रॉपर्ली जो है वो अपना क्या कहते हैं टेक केयर नहीं करते उस हिसाब से। एक तो स्किन की केयर नहीं करते, दूसरा ये कि हमारे ये भी प्रॉब्लम है कि ना डाइट ठीक है, ना हमने एक्सरसाइज करनी है, हमारा स्ट्रेस जो है वो
बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया है। स्कूल कॉलेज के बच्चे बच्चियां उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, सनलाइट और डस्ट वगैरह ज़्यादा है, और उसके साथ साथ आप ये देखें कि जो हम स्क्रीन टाइम दें ना, हमें ये लगता है कि स्क्रीन टाइम की वजह उसके भी असरात हैं, उसके भी असरात हैं, क्योंकि वो आपके जो है वो कॉर्टिसोल लेवल्स को रेज कर देता है। जब कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बेसिकली आपका स्ट्रेस हार्मोन है, जो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली आपके एंडोर्फिन्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स वेरी कर रहे हैं, आपके जो एस्ट्रोजन लेवल्स वेरी कर रहे हैं। फिर ट्रीटमेंट आप क्या बताती हैं? क्या कोई स्किन ट्रीटमेंट क्रीम्स वगैरह से कुछ मेडिसिन होती है या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन भी होता है जिससे आप फौरी तौर पे पिंपल को दबा दें? जादू की छड़ी वाली बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास पेशेंट जो हैं वो आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं तो वो आते हैं कि हमने ये सारा कुछ इतने अरसे से हुआ हुआ है, लेकिन हम डॉक्टर के पास एक दफ़ा जाएं तो डॉक्टर जो है ना वो हमें बस हीरोइन बना के जो है ना वो निकाल दें। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली जिन लोगों को हम आइडियलाइज भी कर रहे हैं या जिन लोगों को हम टीवी पे भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, उनकी एक पूरी एफर्ट है टू मेंटेन देयर सेल्स, वो अपना लाइफस्टाइल भी ठीक कर रहे हैं, बेचारे सारी उम्र डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम अगर बाकी सारी चीज़ें ना करें और हम कहें कि बस जो वो डॉक्टर स्किन वैसी बन जाए, जिस डॉक्टर के पास गया है वो, और दूसरा आजकल इन्फ्लुएंसर बेस्ड बहुत मार्केट चल रही है, आपने देखी होगी कि ये प्रोडक्ट लगाएं तो हमारे जैसी स्किन होते हैं, नॉट पॉसिबल। आपके जो फिजियोलॉजी रंग गोरा करने वाली क्रीमें वो भी झूठी हैं, वो बिल्कुल झूठी हैं। और बल्कि झूठ होने के साथ साथ इतनी सेल कैसी होती है उनकी? फिर उन्होंने तो देखें हमारे यहाँ जो है ना, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ हर झूठ बिकता है, और ये कि जो लोग दिखा देते हैं, जो आप एक्चुअली चाह रहे होते हो ना देखना, आपको लग रहा होता है कि इस चीज़ में से सिर्फ गोरा होना आप निकाल रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये किस चीज़ से गोरा कर रहा है। अच्छा, आपको खुद भी पिंपल निकलते हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर है हालांकि आप? बिल्कुल ये नॉर्मल है, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप टाइमली चीज़ों को देख लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके डिफरेंट जो आप लाइफस्टाइल में, अगर फॉर एग्जांपल आपका बहुत वर्कलोड बेस्ड काम है तो आपका वो पिंपल्स निकल सकते हैं, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा है आपको पिंपल्स निकल सकते हैं, लेकिन ये कि वो जब आप नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल में आओगे तो इट विल रिकवर। लेकिन ये कि अगर वो परसिस्टेंट चल रहे हैं तो फिर आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जो है वो गाइडलाइन लेनी चाहिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, अर्ली ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। मींस के जिस तरह हम ये अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि जब पूरा खत्म हो जाएगा, सब कबाड़ा हो जाएगा, फिर कराएंगे, तबाह हो जाती है तो फिर उनको ख्याल आता है कि अर्ली जो जिस तरह 16-17 की एज में टीन्स हैं, उनमें अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देते हैं तो वो बिल्कुल रिकवर कर देती है, और बच्चा जो उस सारे ट्रॉमा से गुजर रहा होता है वो बच जाता है, वो बच जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर मारू हमारे साथ मौजूद थी, और बर वक्त ट्रीटमेंट करवाइए और स्किन स्पेशलिस्ट से करवाइए, खुद तजुर्बे ना कीजिए ताकि आपकी स्किन मजीद बिगड़ने से बच जाए, और साथ ही साथ मौसम को देखते हुए, अपनी स्किन टाइप को देखते हुए प्रोडक्ट यूज़ कीजिए ताकि जो नुकसानात हैं वो उनसे बचा जा सके। हम रुक करते हैं कुछ कराची का, कराची डायरीज का, कि कराची में क्या चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ पे बारिशें सड़कों का हशर नशर कर गई हैं, यहाँ पे सड़कें जगह जगह से टूट फूट चुकी हैं और उन पर बड़े बड़े गड्ढे भी पड़ चुके हैं, और सीवरेज का निज़ाम तो पहले से ही तबाह है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने के साथ साथ शहरियों को आमदोरफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना। बिल्कुल जी, और ये आए रोज़ की बात है, ये पहली बार नहीं हो रहा। माजी में भी कराची के बेहतरीन इलाकों में शामिल होने वाले गुलशन इकबाल हालिया बारिशों के बाद खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, और रबिया खान से जान लेते हैं कि क्या हालात हैं। रबिया, बताइएगा कि टूट फूट की वजह से कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं कराची के शहरियों को? कराची की मुतअद्दिद सड़कें ऐसी हैं जो कि बारिश के बायस नहीं बल्कि उससे पहले ही खासी खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन उनकी मुरम्मत का काम जो है वो बरसों से नहीं किया गया। मुर्तज़ा वहाब जो है वो मेयर कराची, वो अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे मुख्तलिफ जो है वो सड़कों की वीडियोस लगाते हैं कि सड़कें जो है वो क्लियर हैं। मैं इस वक्त जहांगीराबाद में मौजूद हूँ और मेरे अकब में आप सड़क की जो है वो सूरत हाल देख सकते हैं। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो एक जानिब तो जो है वो सड़क पर पानी मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब सड़क पर किसी किस्म की कोई सीवरेज का मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सड़क टूट फूट का शिकार है। और अब शायद ये एक न्यू नॉर्मल हो चुका है कराची के शहरियों के लिए। लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया सिर्फ दावों पर इक्तफा किए हुए है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे, लगता है कि ये कराची नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो के मनाजिर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जुनैद ये कराची ही है और ये वही सड़कें हैं जहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक रहती है, और इन सड़कों को इतने शानदार तरीके से बनाया जाता है कि चौथे दिन ही सड़क बनने के खड्डा बन जाता है।
और फिर वो खड्डा लोगों के लिए मुश्किलात का। रबिया हमें अपडेट कर रही थी। रबिया आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात हो जाए टीम की बेहतरी की उम्मीदें लिए हम रोज़ ही इस पर बात करते हैं। और टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स को अब एक नई आजमाइश का सामना है। सख्त फिटनेस टेस्ट से उन्हें गुजरना पड़ेगा और ज़राए के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के अरकान और बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। और अब उनको अगर टेस्ट का या वनडे टीम का हिस्सा बनना है या टीम का हिस्सा बनना है तो फिर इस आजमाइश से उन्हें गुजरना होगा। बिल्कुल जी। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दिया गया है। सख्त फिटनेस की वजह से कौमी क्रिकेटर्स परेशानी का शिकार हैं, जबकि उन्होंने टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और टेस्ट पास करने के लिए मयार जो है वो 60% फिटनेस रखी गई है, जो कि आलमी सतह पर 50% करार दिया जाता है। लेकिन क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी कारकर्दगी इतनी शानदार रही है कि उनके लिए फिटनेस का मयार भी बढ़ा दिया गया है और वो 60% कर दिया गया। 60% कर दिया गया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। वो टीम जो बांग्लादेश से होम ग्राउंड पे हार गई, अब उन पे एक कड़ी आजमाइश डाल दी गई है। क्या जादू की छड़ी घुमाएगी पीसीबी कि वो इस आजमाइश से गुजर पाएंगे? और आगे जो इंग्लैंड की टीम से टाकरा है, क्या तवक्को रखी जाए इस बार? सबसे पहले तो जुनेद और इशाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। देखें फिटनेस जो है वो तो स्पोर्ट्समैन की जिंदगी का एक लाजमी जुज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में पिछले कुछ अरसे से, ये वहाब रियाज जब चीफ सेलेक्टर थे, हमने अपने चैनल पर एक इंटरव्यू उनका किया था। ये वहाब रियाज ने बताया कि पाकिस्तान टीम में उन्होंने कहा कि जब मैंने पाकिस्तान टीम को एज ए चीफ सिलेक्टर और उसके बाद एज ए मैनेजर ज्वाइन किया तो हमें वहाब रियाज कह रहे हैं कि मुझे ये कहा गया कि फिटनेस के बारे में सोचना ही मना है। अच्छा। तो जिस इदारे में प्लेयर्स अपनी टर्म्स डिक्टेट करवा रहे हो इदारे को, तो इदारे को मजबूत होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने अपने प्लेयर्स को खेल से भी बड़ा कर दिया। आज ये जो नतायज हैं इसकी वजह एक तो हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। स्कूल और कॉलेजेस में भी जो क्रिकेट माजी में होती थी वो ना होने के बराबर है। लेकिन जब आप ऊपर आ जाए, पाकिस्तान टीम पर आ जाए, तो यहाँ पर पिछले साल एशिया कप के दौरान हमने देखा कि प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजों के सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने हेड ऑन लिया हुआ था। ज़का अशरफ साहब उस वक्त पीसीबी के चेयरमैन थे। वो 2 बार उड़कर श्रीलंका गए जहां पाकिस्तान टीम मौजूद थी। प्लेयर्स को बमुश्किल उन्होंने कायल किया। अब आप ये सोचेंगे कि क्या प्लेयर इतने ज़हीन हैं कि वो पीसीबी के चेयरमैन या पीसीबी के अफसरान को अपनी टर्म्स डिक्टेट करवाएं? दरअसल आज के दौर में विशाल और जुनेद हम जहाँ खड़े हुए हैं, प्रोफेशनलिज्म इतनी ज्यादा है कि प्लेयर्स के एजेंट जो हैं या उनके मैनेजर्स आप कह लें ताकि देखने वालों को समझने में आसानी हो, वो प्लेयर्स को कहते हैं कि साहब आप इतने पैसे डिमांड करें, अगर आप इतने पैसे उनको मिल जाएंगे तो जाहिर है उनका भी कमीशन है कि 15% या 20% जो भी उनकी आपस में डील हुई है। तो ये प्लेयर्स एजेंट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो आज हम हाल देख रहे हैं वैसे। तो भट्टी साहब एक वक्त पे ये कहना कि फिटनेस के बारे में सोचना ही नहीं है, फिर जो आलमी मयार है 50%, उससे भी ज़्यादा इन्होंने रिक्वायरमेंट रख दी 60% की। और यही वजह है कि अभी हम देखते हैं कि 10 महीने बाद की तो बात खुद कर रहे थे शान मसूद की, अगर 10 महीने के बाद रेड बॉल्स के साथ खेलेंगे तो फिर यही हाल होगा कि हमारे खिलाड़ी अनफिट भी होते हैं, इंजरीज का शिकार भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं। और क्या हमारे खिलाड़ी इसके म्यार पे पूरा भी उतर पाएंगे? 50% की भी उम्मीद नहीं है तो ये 60% फिटनेस ले पाएंगे? देखिए माजी में भी होता रहा है कि कुछ बड़े प्लेयर्स के सिलसिले में पीसीबी या जब फिटनेस टेस्ट लेने वाले जो लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल में अभी हम बहुत पुरानी बात नहीं करते, ये बांग्लादेश के जो 2 टेस्ट मैचेस हुए इनकी बात करते हैं। पाकिस्तान के फास्ट बॉलरों को देख लें कि 135 136 की स्पीड से वो अपनी बॉलिंग स्टार्ट करते हैं और जैसे जैसे वो इनिंग्स आगे बढ़ती है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर 120, 122, 123 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गेंद करते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप बांग्लादेश की टीम को देख लें, नाहिद राना वो एक यंग फास्ट बॉलर को बांग्लादेश वाले लेकर आए थे, वो 145 और 150 की स्पीड को टच कर रहा था। इसी तरह हमारे बैट्समैनों की जो परफॉर्मेंस है आप देखें, रिजवान
कुछ स्कोर करने के बाद उनको विकेट कीपिंग नहीं करनी, विकेट कीपिंग सरफराज अहमद को कर रही है, तो ये फिटनेस लेवल के इश्यूज तो हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये नहीं कि अब आज हम हार गए, हमें एक तारीख साथ शिकस्त हो गई है तो हमने ये मयार बना दिए। मेरा ख्याल में ये वो मयार हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर अगर होंगे और अक्रॉस द बोर्ड होंगे, ये नहीं कि जुनेद को छोड़ दिया, माजिद भट्टी को उन्होंने निशान इबरत बना दिया, इशाल को छोड़ दिया, किसी और के खिलाफ कार्रवाई हो गई। अक्रॉस द बोर्ड अगर ये आप सिस्टम लाएंगे तो लेकिन भट्टी साहब ये फैसले करेगा कौन? वो जिन्होंने खुद ही इस टीम को सिलेक्ट किया, वही जो ये सारे कोचेस लेकर आए जिन पे तनकीद हो रही है, वही हमारे एक्सपर्ट्स जिनको पिच की पहचान नहीं हुई, वही एक्सपर्ट्स या सिलेक्टर्स जिनकी तरफ से 4 पेसर्स तो खिलाए गए लेकिन प्रोफेशनल स्पिनर को नहीं खिलाया गया, तो वो अपने खिलाफ वो फैसले कौन करेगा और किस तरह से सुधार पैदा होगा फिर भट्टी साहब? देखिए जुनेद, ये मैंने और आपने तो नहीं करने, ये तो उन्हीं लोगों ने करने जो पीसीबी में इस वक्त हॉट सीट पर बैठे हुए मोहसिन नकवी साहब या फिर जो उन्होंने कोचेज रखे हैं। बेसिकली एक तो ये फिटनेस का इशू है, दूसरा जो एक और इशू है कि हमारे क्रिकेट सिस्टम में, मैं आज के दौर की बात करूंगा, अकाउंटेबिलिटी का इतना बड़ा सिस्टम वो सिस्टम नहीं है जितना बड़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बहुत बड़ा फुकदान है। मैं ये नहीं कि मैं बाबर आजम के खिलाफ हूँ, बाबर आजम हमारे प्रीमियर बैट्समैन हैं। पिछले 2 दिन पहले तक तो दुनिया के टेस्ट मैच में टॉप 10 बैट्समैनों में रहे, लेकिन पिछली 16 टेस्ट इनिंग्स में अगर बाबर आजम 50 रन भी क्रॉस नहीं करते तो फिर तो उन्हें ड्रॉप तो करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि जी बाबर आजम 0 करें या सेंचुरी करें, उन्होंने 11 में रहना है, ये चीज तो नहीं चलेगी। अच्छा भट्टी साहब, ये मैनेजमेंट का बदलते रहना कितनी बड़ी वजह है टीम की खराबी की? 5 सालों में हमने देखा 5 चेयरमैन बदल गए, नजम सेठी साहब हों, एहसान मानी साहब हों, रमीज़ राजा हों, फिर मोहसिन नकवी साहब, तो ये प्लेयर्स वहीं पे रहते हैं, मैनेजमेंट बदलती रहती है, तो प्लेयर्स तो फिर लॉबिंग करेंगे, वो तो धड़ेबंदी बनाएंगे, उनको पता है कि हमने यहीं पे रहना है, मैनेजमेंट ने बदल जाना है। बिल्कुल, देखिए वन ऑफ द रीजन ये भी है जो आपने फरमाया। अब हम बांग्लादेश से चूंकि 48 घंटे पहले हारे हैं, मैं बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ। बांग्लादेश में अब जब हसीना वाजिद के खिलाफ तहरीक चली और उन्हें हटाया गया, तो नजमुल हसन उनके चेयरमैन थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के। वो तकरीबन 5 या 6 साल से बांग्लादेश के चेयरमैन थे। हमने हर 6-7 महीने बाद एक चेयरमैन को चेंज कर दिया। फिर जुनेद, पाकिस्तान में एक और जो खराबी है कि जिस तरह जब भी चेयरमैन चेंज होता है वो पीसीबी मैनेजमेंट में चेंज करता है, वो टीम मैनेजमेंट में चेंज करता है, सिलेक्शन कमेटी को तब्दील कर देता है, कोचेस को तब्दील कर देता है। प्लेयर्स को पता ही नहीं है ना कि हमने किसके साथ कंफर्टेबल रहना है। मिसाल के तौर पर आज अगर टेस्ट मैच के जैसन गिलेस्पी हेड कोच हैं, जैसन गिलेस्पी जो भी प्लानिंग लेके चल रहे हैं, अगर 6 महीने में जैसन गिलेस्पी हट गए, कोई नए कोच आ गए तो उनकी प्लानिंग की धरी रह गई। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट को शायद लोग कह रहे होंगे कि सुबह सुबह तल्ख बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को अगर हमने खड़ा करना है तो एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा और ऐसा कानून लाना होगा कि मोहसिन नकवी साहब रहें या ना रहें, वो कानून नहीं चेंज होना चाहिए। भट्टी साहब आपने कहा कि टाइम नहीं दे। जी भट्टी साहब आपने कहा कि हमने अपने खिलाड़ियों को खेल से ज़्यादा बड़ा कर दिया है। हमने खिलाड़ियों को खेल से कैसे बड़ा कर दिया? कौन इसका जिम्मेदार है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस दें या ना दें वो टीम का हिस्सा रहेंगे? इसमें किरदार किसका समझते हैं? किसने बढ़ावा दिया इस चीज़ को? देखें, नंबर 1 तो पीसीबी है जो इस खेल को चलाता है। फैसले वही लोग करते हैं, मैं और आप तो नहीं करते। लेकिन देखिए, एज ए मीडिया हम भी एक छोटे से स्टेक होल्डर हैं, हम भी इसके जिम्मेदार हैं। जब बाबर आजम एक सेंचुरी बनाते हैं तो हम टेलीविजन चैनल पर आप देखें एकदम टेलीविजन स्क्रीनें लाल हो जाती हैं और बाबर आजम को किंग बाबर और पता नहीं क्या क्या खिताबात देते हैं। ठीक है, वो नेशनल हीरो हैं, उनको खिताब देना चाहिए, लेकिन खेल से बड़ा अगर प्लेयर हो जाएगा, प्लेयर्स अपनी टर्म डिक्टेट करवाएगा। देखिए, हमने जब जुनेद और विशाल, मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया इस क्रिकेट जर्नलिज्म का, तो हमारे उस्ताद कहते थे कि
क्रिकेट में आप सुबह सुबह जब हम तो प्रिंट मीडिया के दौर के लोग हैं जी कि लोग जब अखबार खोलते हैं तो ह्यूमन अचीवमेंट्स जो हैं वो आप लोग बयान करते हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली कहते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काट दे तो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो खबर है। तो ये बिल्कुल मतलब एक बिल्कुल भट्टी गलत साहब, हो आप गया। दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे खेल की तारीफ करते हैं तो फिर एहतसाब की बात भी होनी चाहिए, पूछ भी होनी चाहिए, सवाल भी होना चाहिए कि आपने क्यों परफॉर्म नहीं किया, और इसी तरह से मेरे ख्याल में खेल में बेहतरी आ सकती है। अभी खैर एक कड़ी आजमाइश है पाकिस्तानी टीम के लिए, और उन्हें अपनी परफेक्शन, अपनी फिटनेस साबित करनी होगी अगर उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनना है। बहुत शुक्रिया, अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।